चाहूंगा, मैं अध्यक्ष जी की परमिशन चाहूंगा सर कि इफ ही परमिट्स मी तो मैं इस मीटिंग को ओपन करूं। और जो आज का इतना सेंसिटिव टॉपिक है, हेलो, आज का जो सेंसिटिव, सर अध्यक्ष जी, अच्छा मोहित जी सर, अशोक भाई साहब, थोड़ा फन कर रहे जनाब। हाँ चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। दिनेश जी शुरू कीजिए। इन हाफ ए मिनट he'll be back. सर शुरू कीजिए। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। अरे आज का एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जो बड़ा बर्निंग इशू भी है हमारी नेशनल प्रोग्रेस में, जीडीपी ग्रोथ में और सारी वर्किंग में, कि किस तरह से जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कृषि प्रधान देश हमारा रहा है और कृषि प्रधान हमारा प्रदेश भी रहा है, हमेशा रहा है। तो आज हम लोग बहुत प्राउड महसूस करते हैं कि एमएसएमई सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है आफ्टर एग्रो, आफ्टर कृषि के बाद जो है, एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने हमारे साथ, जो आज हमारे स्पीकर हैं सौरभ जी, सौरभ प्रताप सिंह जी, ही एजीएम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एमएसएमई को ही के वर्टिकल को ही हैंडल कर रहे हैं। उनको एक रिसर्च में यूपी गवर्नमेंट ने भी इन्हें एक टॉपिक दिया है फॉर एमएसएमई ग्रोथ इन यूपी, कि उसमें किस तरह से इसको स्ट्रेटेजाइज किया जाए एंड हाउ रिफॉर्म्स कैन बी ब्रॉट इन एमएसएमई फॉर द बेटरमेंट ऑफ एमएसएमईज। ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार हमारे बारे में सोच रही है और ऐसे ऐसे रिफॉर्मिस्ट और रिसर्च स्कॉलर्स को हमारे साथ लगा रही है जो कि इसके बारे में विचार कर रहे हैं। तो बेसिकली द टॉपिक इज इंक्रीजिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश थ्रू एमएसएमई रिफॉर्म्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हम लोगों का क्या योगदान हो सकता है और रिफॉर्म्स का क्या योगदान हो सकता है और किस तरह से यहाँ पर एक अच्छा माहौल एमएसएमई का और एमएसएमई में एम्प्लॉयमेंट का क्रिएट हो सकता है, इस बारे में आज की चर्चा है। तो मैं सौरभ प्रताप सिंह जी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। ये सौरभ जी, जैसे मैंने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एजीएम, एंड इन्होंने अपनी स्टडी लीव लेकर ये हार्वर्ड गए और हार्वर्ड से इन्होंने अपना मास्टर्स किया। उससे पहले ये आईआईएम रांची के गोल्ड मेडलिस्ट हैं एमबीए के, और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी करोड़ी बल से अपना इकोनॉमिक ऑनर्स किया। तो बेसिकली इनकी स्ट्रीम जो है वेरी मच थिंकिंग इन टर्म विद द इकोनॉमिस्ट, जो हमारी एक नीड भी है। तो नाउ एंड इस प्रोग्राम का, जैसे मैंने आपको बताया, तो इस प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा भूमिका ना लगाते हुए हम लोग समझ गए कि कितना रिच बैकग्राउंड हमारे साथ सौरभ जी लेके चल रहे हैं। आई रिक्वेस्ट माय पेरेंट टू काइंडली फॉर्मली वेलकम ऑल, प्लीज। थैंक यू दिनेश जी। अभी जो भी मेरे समय सामने स्क्रीन पर हैं या जो सुन रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत अच्छी बात है कि गौरव श्रीवास्तव जी ने मुझे इसके बारे में बताया कि भाई हम एक सौरभ प्रताप सिंह के साथ एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। निश्चित रूप से हर वो कार्यक्रम जो हमारे एमएसएमई के लिए भी अच्छा लिए होता है, उसके भविष्य के लिए अच्छा करेगा कोई ना कोई, हम उसको जोड़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के मतलब आवाजें आ रही हैं बैकग्राउंड से, उसको देख लीजिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मिस्टर सौरभ जी अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं और हमारे लिए, प्रदेश के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, इंडस्ट्रीज के लिए, और अपने जो भी इनका शोध पत्र तैयार होगा वो आगे भविष्य में प्रिंट होगा, हम लोगों के लिए भविष्य में काम आएगा। हमें ये सोचना कि कब लिखा जाएगा, कब करा जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से भविष्य में अपने लोगों के काम आने वाला है, ये मेरी सोच है। और इसी के साथ ही सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक आईए के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं समझता हूँ सौरभ जी के लिए भी है। मैं चाहूँगा सौरभ जी इसमें अपनी बात को आगे बढ़ाना शुरू करें। थैंक यू दिनेश। Thank you, sir. So, first of all, I thank Mr. Gaurav because he is the coordinator from the government. He is coordinating all the efforts which have been spearheaded under his guidance and under leadership of Dr. Navneet Saigal, sir. Sir, आप लोग परमिट करें तो मैं हिंदी में कंटिन्यू रखूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि वो, हाँ सौरभ जी, एक तो अच्छी बात यह है कि आप 7 साल
लखनऊ में पोस्टेड रहे हैं मैं आरबीआई बलिया में। का रहने वाला हूँ तो सर। हाँ, तो बलिया, और अब बलिया के रहने वाले, यूपी के मैं रहने, तो अपने आपके दिल प्रदेश में का यूपी हूँ, की और भाषा की धड़कन है। अपने आप करें प्रदेश तो का करें। हूँ, और इसीलिए जब मैं हार्वर्ड गया था तो मुझे स्क्रीन शेयर अलाउड है क्या? जो भी होस्ट हैं, एडमिन हैं, अगर आप मुझे हाँ, स्क्रीन को यस सर, अलाउड है होस्ट बनाएंगे। एक हाँ, सर, बना दिए। ठीक, थैंक यू। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब गौरव जी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, तो एक बिग अल्फा नाम की संस्था है, एमएसएमई रिफॉर्म्स पे काफी गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है। रवि पांडे जी उसके साथ सब कुछ देखते हैं, और माइक्रो एंटरप्राइजेस पे वो लोग काफी काम कर रहे हैं। तो गौरव और रवि के माध्यम से आईआईए से जुड़ने का सौभाग्य मिला, और वर्मा साहब से काफी डिटेल में मेरी बात हुई। लगभग 1-1.25 घंटे हम लोगों ने तमाम मुद्दों पर डिस्कशन किया, और ये बात सामने आई कि अगर हमें एमएसएमई रिफॉर्म्स करने हैं तो हमें सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के व्यूज को कलेक्ट करना चाहिए, उनके व्यूज को जानना चाहिए, ताकि ये बैठे बैठे ये इकोनॉमिस्ट, ये एक बड़ा दोधारी तलवार होती है। बेसिकली आप 2-4 पेपर पढ़ लेना, 2-4 रिसर्च पेपर पढ़ के और 2-4 रिसर्च पेपर लिख देना, आई थिंक दिस इज नॉट अबाउट पॉलिसी प्रपोजल। पॉलिसी प्रपोजल रिसर्च में बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। हमारे यहाँ पे हार्वर्ड में जब हमें कोई भी प्रोजेक्ट करने को कहा जाता है तो उसकी ट्रिनिटी डिफाइन करनी होती है, 3 ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये होता है कि वो टेक्निकली कितना करेक्ट है, जो आप सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं वो टेक्निकली कितना करेक्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि क्या जो आप प्रपोज कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबल है कि नहीं। जो आप हमने प्रपोज कर दिया कि भाई गरीबी है, हर आदमी को 10-10 हजार रुपए दे दो, गरीबी खत्म हो गई, ये एक टेक्निकली करेक्ट सॉल्यूशन हो गया, लेकिन क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबल है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उसमें मुद्दा होता है कि उसका पॉलिटिकल सपोर्ट क्या है, जो भी आपका प्रपोजल है। तो जो रिसर्च होती है, रिसर्च सिर्फ सॉल्यूशन प्रपोज करती है, जबकि जब पॉलिसी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मैं कर रहा हूँ, ये पॉलिसी प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं, बल्कि ये फोकस करते हैं कि उसकी फिजिबिलिटी कितनी है और उसको पॉलिटिकल सपोर्ट कितना है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरी स्टडी का जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो ये हमारे कोविड से शुरू हुई थी। मैं हार्वर्ड में पहुंचा, उसी दौरान में अप्रैल 2020 की बात है, उस दौरान से मैंने कोविड को ट्रैक करना शुरू किया। हम सारे लोग देख रहे हैं कैसे फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और अभी थर्ड वेव धीरे धीरे आ रही है। कोविड के आने की वजह से जो नॉर्मल लिवलीहुड अफेक्ट हुआ है उससे कहीं ज्यादा लोगों का जान माल का नुकसान, ये जो फोटोज हम देख रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं, अंत्येष्टियां हो रही हैं, लाशें जल रही हैं कोविड की वजह से, इतना मैंने अपनी जिंदगी में इतना भयानक रूप नहीं देखा था, जो जिस तरह का रूप मुझे पिछले 2 सालों में देखने को मिला। जब मैं वहां पे पढ़ रहा था, मुझे लगा कि मेरे पास वर्ल्ड के बेस्ट रिसोर्सेज हैं, एक अच्छा इंटेंशन है कुछ करने के लिए, तो मुझे अपने स्टेट के लिए कुछ करना चाहिए। और ये साथ साथ में मैं जब अपनी स्टेट में देख रहा था, तो एक कहा जाता है कि आजादी में जब देश का विभाजन हुआ था, देश के विभाजन के बाद पहला ऐसा क्राइसिस हुआ कोविड का, जिसको वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहा गया, जिसमें रिवर्स माइग्रेशंस देखे गए। यूजुअली उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स जाने जाते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स में अपनी लेबर को, स्किल्ड लेबर को भेजने के लिए। हमारे लोग कोविड की वजह से जब फैक्ट्रीज, आउटलेट्स बंद होना शुरू हुए, तो लगभग 3-4 महीनों में 30 लाख से अधिक माइग्रेंट्स वापस यूपी में आ गए। ना सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, बल्कि लोगों को खाने पीने के लिए, लिवलीहुड, एजुकेशन, सारी की सारी फैसिलिटीज पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा था। उस दौरान में संयोग से 2020 में मेरी मुलाकात, मैंने सीएम साहब के रेजिडेंस पे ऐसे ही रैंडमली कॉल कर दिया कि मैं फला फला हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं लखनऊ 1 दिन के लिए आया हूँ, क्या आपका समय मुझे मिल सकता है। माननीय सीएम साहब का मैं इसमें धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने तुरंत आधे घंटे के लिए अपना टाइम कैलेंडर फ्री किया, मुझे 10 से 10:30 का समय दिया गया। आधे घंटे में हम लोगों ने काफी विषयों पे बात की, और जो फाइनल कंक्लूजन निकला वो ये कंक्लूजन हुआ कि हम लोगों को एमएसएमई पे काम करना चाहिए। एमएसएमई पे काम करने का 2 बेनिफिट होगा। एक तो हमारे, जैसे अभी जनरल सेक्रेटरी साहब अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बता रहे थे कि कैसे वो जीडीपी को ग्रो पुश करता है, साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत बड़ा सोर्स है।
तो कोविड क्राइसिस की कॉन्टेक्स्ट में इस स्टडी को प्रपोज किया गया, जिसमें डायरेक्टली सीएम साहब को और तमाम टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स और उनके इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर के.वी. राजू तमाम लोग शामिल हुए इस प्रोजेक्ट में। जब प्रोजेक्ट हमारे पास में आया तो पहला उद्देश्य था जॉब बढ़ाना, मतलब कैसे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। तो ये एक जॉब ट्री मैंने फॉर्मुलेट की कि हमारा जॉब यूजुअली 3 सेक्टर्स में होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। प्राइमरी में अगेन हम उसको फिर बांटते हैं, फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, रूरल है कि अर्बन है। ये हमने पूरा एक खाका तैयार किया कि ये हमारी जॉब ट्री हो गई। अगर हमें एम्प्लॉयमेंट देना है तो हमें खोजना होगा कि हमें कौन से सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। इस जॉब ट्री को प्रून करने का काम हम लोगों ने धीरे धीरे एनालिसिस के थ्रू शुरू किया कि इस जॉब ट्री को हम लोग प्रून कैसे करें, उसको कैसे काटें और लिमिटेड पार्ट पे फोकस करें ताकि चीजें हमारे लिए ट्रैक्टेबल हो, उसको किया जा सके। तो हम लोगों ने पहली चीज तो ये देखी कि इंडिया में और खासकर यूपी में अर्बनाइजेशन जो है हमारी ग्रोथ के हिसाब से नहीं हुआ है, और शायद इसकी वजह से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो अर्बन सेक्टर में जॉब्स की अपॉर्चुनिटी कम है, तो प्रॉब्ली अर्बन सेक्टर में जॉब क्रिएट करना, जॉब ढूंढना वो हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क होने वाला। हमने वैल्यू एडेड पर कैपिटा को एनालाइज किया तो देखा कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो तकरीबन स्टैग्नेंट है, तो हमें फोकस करना है सेकेंडरी और टर्शरी पे। और हमने लास्ट में देखा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो हमारे फॉर्मल सेक्टर के जॉब्स हैं, जैसे कि जो बच्चे आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, 30-35 हजार का इंफोसिस, टीसीएस जैसी जगहों पे काम कर रहे हैं, तो यूपी जैसी स्टेट के लिए, हमारे स्किल सेट के युवाओं के लिए वहां पे कितने रोजगार की अपॉर्चुनिटीज हैं, वो उसकी थोड़ी सी कमी है। तो जो आइडेंटिफिकेशन हुए ये हुए कि जो फॉर्मल सेक्टर जॉब्स हैं उनकी लिमिटेशन है, प्राइमरी सेक्टर में लिमिटेशन है और अर्बन सेक्टर में लिमिटेशन है। जब इन 3 ट्रीज को हमने प्रून किया, काटा, तो हमारे पास जो प्रून ट्री जो बची वो ये बची कि जॉब क्रिएट करना है सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में, लार्जली इनफॉर्मल सेक्टर में, प्राइमरली रूरल एरियाज। और ये जो है ये की फोकस एरिया है हमारे एमएसएमई सेक्टर्स का। तो जब पहले लेवल की एनालिसिस कंप्लीट हुई एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की, तब हमने उसको पिन पॉइंट किया कि हमें एमएसएमईज में टारगेट करना है। लेकिन एमएसएमई भी बहुत बृहद स्केल पे है, और 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एमएसएमईज में आते हैं वो ये हैं कि आप एक एमएसएमई की ग्रोथ पे काम करना चाहते हैं या फिर नंबर ऑफ एमएसएमईज इटसेल्फ पे काम करना चाहते हैं। दोनों आपस में बहुत बहुत अलग टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू आप इसको डील करते हैं कि बेसिकली आप कौन सा अप्रोच लेते हैं, आपको ग्रोथ करना है या आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है ताकि नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस बढ़ें और फिर आप ग्रोथ की तरफ जाएं। हम उसके लिए भी अपने मन से कुछ ना मानते हुए हम लोगों ने जो हमारे तमाम सर्वेज हैं उन सर्वेज की कुछ बेसिक एनालिसिस की, और ये जो स्क्रीन पे आप 4 ग्राफ्स देख पा रहे हैं, इसमें रेड डॉट जो है, रेड डॉट अगर वो विजिबल हो आप लोगों को, वो हमारा उत्तर प्रदेश है। और बाकी अलग अलग स्टेट्स को भी मैंने ब्लैक से इंडिकेट किया है, जैसे बीआर मतलब बिहार हो गया, आरजे मतलब राजस्थान, एमपी है, एमएच महाराष्ट्र, एपी आंध्र प्रदेश, ऐसा करके हमारे तमाम स्टेट्स हैं। अब हम लोगों ने ये नोटिस किया जब हम इसको एनालाइज कर रहे थे कि नंबर ऑफ फर्म्स पर 1000 पीपल उत्तर प्रदेश में बहुत कम है आम राज्यों की अपेक्षा, या फिर ये कह लें कि देश के एवरेज की अपेक्षा। देश का एवरेज ये वर्टिकल डॉटेड लाइन इंडिकेटेड है। आप देखेंगे हर एक एरिया में, अदर सर्विसेज में, टोटल एमएसएमईज में, मैन्युफैक्चरिंग में, जो हर 1000 लोगों की आबादी पे जो एमएसएमईज की संख्या होनी चाहिए वो उत्तर प्रदेश में कम है। तो ये हमें पहला पेन पॉइंट मिला, पहला फोकस पॉइंट मिला कि कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है। तो एमएसएमईज की ग्रोथ हमने एनालाइज की। एमएसएमईज में हमने फोकस किया कि बेसिकली टारगेट शुड नॉट बी ऑन पुशिंग द एग्जिस्टिंग एमएसएमईज इमीडिएटली, लेकिन हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे हम नए एमएसएमई यूनिट्स को एस्टैब्लिश करने में मदद कर सकें, ताकि ये जो रेड डॉट है ये और राइट वर्ड्स मूव करे, दाईं तरफ मूव करे, और जो वर्टिकल डॉटेड लाइन है उसको क्रॉस करे, हम नेशनल एवरेज से उसमें आगे जाए। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है एमएसएमईज की, आप स्ट्राइकिंगली देखेंगे कि एमएसएमईज की प्रोडक्टिविटी उत्तर प्रदेश की काफी अच्छी है। प्रोडक्टिविटी को हम ऐसे एनालाइज करते हैं जैसे कि हर एक एमएसएमई यूनिट पे कितने लोगों को हमने एम्प्लॉय कर रखा है। ये एक प्रॉक्सी के तौर पे हमने इसको ट्रीट किया
हमारा ये मानना था कि अगर एक एमएसएमई पे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं तो उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे हम कहते हैं कि गांव में कोई और रोजगार नहीं है तो बाप ने किराने की दुकान खोली तो बेटा भी उस पर बैठ रहा है, परिवार भी उसी पे बैठ रहा है, सब उसी पे बैठ रहे हैं, या फिर उस दुकान में वास्तव में उतना स्कोप है। अब डिस्गाइज्ड अनडिस्गाइज्ड का हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं था उसको सिंडिकेट करने का, तो हमने फॉर सिंप्लीफिकेशन ये प्रॉक्सी समझा कि अगर किसी दुकान में या किसी हमारे एमएसएमई यूनिट में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा हैं, इसका मतलब कि वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। ये जो हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये प्रोडक्टिविटी इंडिकेट करता है नेशनल एवरेज। अब आप फिर उसी रेड डॉटेड लाइन को देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉय पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग में भी ज्यादा है, अदर सर्विसेज में भी ज्यादा है, और टोटल एमएसएमईज में भी ज्यादा है। ट्रेड्स में हम थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी वी आर क्लोज टू नेशनल एवरेज। सो ये सेकंड एलिमेंट था हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि रादर देन फोकसिंग ऑन पुशिंग द एग्जिस्टिंग एमएसएमईज वी शुड रादर फोकस ऑन क्रिएटिंग मोर एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज इन द स्टेट। अब जो मेरे प्रोफेसर हैं हार्वर्ड में, प्रोफेसर डैनी रॉड्रिक, प्रोफेसर रिकार्डो हॉसमैन, जो एडवाइजर्स भी हैं मेरे प्रोजेक्ट के लिए, उनका एक बड़ा प्यारा सा फ्रेमवर्क है जिसको हम ग्रोथ डायग्नोस्टिक कहते हैं। ग्रोथ डायग्नोस्टिक क्या करता है कि वो एक प्रॉब्लम को लेके चलता है, उसको ट्रीज और ब्रांचेस में बांटता चला जाता है। ट्रीज और ब्रांचेस में हम पूरी की पूरी प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट रूट कॉजेस का पता चले। आप हमें अब तक की एनालिसिस से जानकारी लगी कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो है लोअर लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन एमएसएमई सेक्टर। अब लोअर लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के दो रीजंस हो सकते हैं। हमने कुछ लिटरेचर सर्विस किए, कुछ लोगों से बात की, प्राइमरली दो रीजन निकल के सामने आए कि या तो इस पूरे बिजनेस में रिटर्न कम है, अगेन रिटर्न क्यों कम है वो हम नीचे देखते हैं, या फिर फाइनेंस अवेलेबल नहीं है। रिटर्न तो है लेकिन पूंजी नहीं है हमारे पास कि हम पूंजी लगा के धंधा शुरू कर सके, अपना बिजनेस शुरू कर सके। तो ऐसे आप देखेंगे कि दो ब्रांचेस, रूट से दो ब्रांचेस निकल रही है। पहला लेफ्ट साइड में लो रिटर्न, राइट साइड में एक्सेस टू फाइनेंस, फाइनेंस का एक्सेस नहीं है। फाइनेंस के एक्सेस को फिर क्यों नहीं है, या तो फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, मतलब लोगों के पास में अवेयरनेस नहीं है कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट है मार्केट में जो उनको मदद करे, या फिर इंफॉर्मेशन तो है लेकिन फाइनेंसिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मतलब कॉस्ट का मतलब बोरोइंग कॉस्ट हो सकता है कि या तो बैंक बहुत ज्यादा लोन चार्ज करते हो, या जो भी हमारे सोर्सेस होंगे उनके लोन बहुत ज्यादा हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बैंक्स लोन नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको एनपीए का डर है, डॉक्यूमेंटेशन, कोलैटरल। तो ये पूरा का पूरा एक हमारा राइट विंग, राइट ब्रांच जो है वो फाइनेंस को डील करती है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव लोअर रिटर्न्स। लोअर रिटर्न्स को हमने फिर दो पार्ट में डिवाइड किया। सो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है, या फिर हर चीज अच्छी है बट रिटर्न हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट फेलियर्स हैं, करप्शंस हैं, प्रॉपर्टी राइट्स का इशू है, ज्यादा टैक्सेस हैं, या फिर मार्केट फेलियर है, इंफॉर्मेशन एक्सटर्नैलिटी है। ये सारा का सारा एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया गया इस पूरे इशू को डिटेल में एनालाइज करने के लिए। आइडियली जब हम इस तरह की एनालिसिस करते हैं किसी भी सेक्टर के लिए तो हमारा फोकस होता है डेटा पॉइंट्स गैदर करना और उनको स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करना। सबसे पहले ये देखना कि हम कौन से साइड के ट्री, कौन से ट्री की साइड में हैं। लोअर रिटर्न वाले इशू हमें ज्यादा फेस कर रहे हैं हम, या एक्सेस टू फाइनेंस फेस कर रहे हैं। अगर लो रिटर्न है तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या करप्शन की वजह से है। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं और फाइनली हम बॉटम पे कहीं पे लैंड करते हैं, और वो एक सही तरीका होता है किसी भी रूट कॉज को खत्म करना। मैं देख रहा था कैसे अभी आप लोग शुरुआत में कोविड के बारे में बात कर रहे थे, डोलो, एजिथ्रोमाइसिन और तमाम मेडिसिन के बारे में बात कर रहे थे। तो ये एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन क्या हो गया कि आपको बुखार है, मैंने आपको डोलो दे दिया, पैरासिटामोल दे दिया। एक डिटेल्ड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है कि पहले वो ब्लड टेस्ट करता है, डायग्नोसिस करता है, डायग्नोसिस करके वो आप 3-4 टेस्ट देखेगा, 3-4 टेस्ट के बाद से वो आपका देखेगा लिपिड प्रोफाइल, आपका एलएफटी वगैरह देखेगा, क्या बढ़ा है क्या घटा है, उसके बाद वो आपको दवा देता है। ये थोड़ा सा ऑन द लैटर साइड है, थोड़ा सा एक्सपर्टीज व्यू के साथ में है। किराया देन कोई बोले कि एमएसएमई सेक्टर में प्रॉब्लम है तो सीधे सीधे 4-5 स्कीम्स लॉन्च करते हैं। हम ये जानना चाहते थे कि वास्तव में प्रॉब्लम कहाँ पे, उसके हिसाब से हम आगे बढ़े। क्योंकि एमएसएमईज के पास जो यूनिट्स हैं, मैंने बहुत कोऑर्डिनेट किया, बहुत हम लोगों ने कोशिश की, बट एक ठोस फॉर्मल डेटा सोर्स नहीं है हमारी। ये शायद एक बहुत बड़ा फ्लॉ है पूरे सिस्टम का कि एमएसएमईज की डेटा पॉइंट्स ही हमारे पास नहीं।
तो उसके लिए जो मेरे पास लिमिटेड डेटा सोर्सेस थे, मैंने उसके आधार पर एनालिसिस शुरू की। जो सबसे पहला मेरे पास डेटा सोर्स आया वो था वर्ल्ड बैंक का एंटरप्राइज सर्वे। ये सर्वे 2014 में हुआ था, 2013-14 के दौरान किया गया था। यूपी से लगभग 250-250 स्मॉल फर्म्स स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के तहत इसमें पार्टिसिपेट की थी। वर्ल्ड बैंक के सर्वे के जो 3 की फाइंडिंग्स थे, पहली तो ये थी कि हमारे स्टेट के फर्म्स ने ये आइडेंटिफाई किया कि करप्शन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेस टू फाइनेंस, ये 3 सबसे क्रूशियल रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोटिस किया वर्ल्ड बैंक के एंटरप्राइज सर्वे को एनालाइज करके, कि लगभग हर एक मुद्दे पे, वो चाहे टैक्स रेट हो, लाइसेंस परमिट हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, करप्शन हो, लेबर लॉज हो, टेलीकॉम एंड ट्रांसपोर्ट हो, क्राइम डिसऑर्डर हो, लगभग हर एक मुद्दे पे देश के एवरेज से लगभग 2 गुना से 3 गुना तक ज्यादा समस्याएं हमारे फर्म्स को आ रही थी, ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2014 की। उस समय से अभी तक में यूपी में गवर्नमेंट चेंज हुई, पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हुई, बीजेपी की गवर्नमेंट 14 में आई, उसके बाद मुद्रा योजना और तमाम ऐसी योजनाएं एसएमईज की ग्रोथ के लिए लागू की गई। उसके बाद 17 में बीजेपी स्टेट में भी आ गई। तो 2014 के पॉइंट को एज इट इज लेके ये सोच लेना कि एक्सेस टू फाइनेंस, इलेक्ट्रिसिटी या करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, हम लोग इसको रीइंफोर्स, रीवैलिडेट करना चाहते थे इस पॉइंट्स को। इसके लिए मैंने खुद से एक सर्वे लॉन्च किया। मैंने 4 अहम स्टेक होल्डर्स का सर्वे किया। सबसे पहले हम लोगों ने जो हमारे डीआईसीज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स होते हैं, उनके एमएसएमई ऑफिशियल्स को, हमारे खुद के गवर्नमेंट के लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है हमारे एमएसएमई की ग्रोथ क्यों नहीं होती। हमने आप जैसे एसोसिएशन के मेंबर से पूछा कि आपको क्या लगता है। हमने हमारे बैंकर साइड से भी पूछा कि बैंकर्स के हिसाब से आखिर कहाँ पे ग्रोथ रुकी हुई है एमएसएमईज की। और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर है इस पूरे स्टडी का, जो हार्ट है, सोल है, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, गांव देहात में जो रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, उन तक भी हमने अपने सर्वे को पहुंचाया। काफी पॉजिटिव सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट का भी, एसोसिएशन का भी, जिसके माध्यम से हमने काफी अच्छा मुझे सैंपल मिल गया उसमें। मैं आपको बताता हूं कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स का ये मानना था कि सेटअप कॉस्ट बहुत ज्यादा है एमएसएमई की। एमएसएमई के बिजनेस में ओवरऑल रिस्कीनेस और वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा होती है एंटरप्रेन्योरशिप में कि शायद युवा इसको नहीं परस्यू कर रहे हैं, और एक्सेस टू फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है। हमारे एसोसिएशन मेंबर्स भी उसी ऑर्डर में, हाई सेटअप कॉस्ट, इन लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस और लिमिटेड मार्केट पोटेंशियल। तो हमारे एसोसिएशन मेंबर्स को लगा कि नहीं, मार्केट पोटेंशियल भी एक कंसर्न है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नहीं लग रहा था। जब बैंकर से पूछा गया, बैंकर्स ने भी बोला कि मार्केट पोटेंशियल एक कंसर्न है। बैंकर्स ने भी हाई सेटअप कॉस्ट की बात कही कि ये एक बड़ा मुद्दा है। और बैंकर्स ने एक अलग पॉइंट भी ऐड किया, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, बिजनेस कैसे ऑपरेट करते हैं, उसको एफिशिएंटली कैसे मैनेज करते हैं, उस तरह की जो बिजनेस एक्यूमेन है वो उनको युवाओं में कम महसूस हुआ। जब हमने अपने एंटरप्रेन्योर से पूछा तो एंटरप्रेन्योर्स ने लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, जो ऊपर के तीनों में से किसी ने नहीं की थी। उसके अलावा जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कॉमन आप देख रहे हैं, एक्सेस टू फाइनेंस और लिमिटेड मार्केट पोटेंशियल, ये हमारे एंटरप्रेन्योर्स का भी व्यू था कि मार्केट पोटेंशियल भी, हमारा बाजार नहीं है जहां पे हम अपने सामान को बेच सकें, और उसके अलावा हमें एक्सेस टू फाइनेंस नहीं मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, इसके एडिशन में, जब हमने अपने एसोसिएशन मेंबर से रिक्वेस्ट किया था कि आप टेक्स्ट भी कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, आप खुद से भी कुछ बता सकते हैं, तो वहां से भी बड़े इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिले मुझे, जो मैंने यहाँ पे आप सबके लिए नोटिस किया है, इसको रखा है आपके सब सामने, कि जो क्रूशियल पॉइंट्स हैं वो हैं जैसे डिले इन पेमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड लार्ज बोरोवर्स। फिर एमएसएमई के एग्जिस्टेंस के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि उनके इर्द गिर्द इस तरह के एमएसएमई है जिसका कुछ खास प्रोडक्शन है। पुअर कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, पर्टिकुलरली स्कीम्स को लेके, ग्रीवेंस रिड्रेसल्स नहीं है कुछ एंटरप्रेन्योर्स से, खासकर काफी लोगों से बात हुई जिस विषय में ये भी है कि पहले उद्योग बंधु बड़ा फंक्शनल हुआ करता था, जो अभी थोड़ा सा डिसफंक्शनल हो रहा है। बैड बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बैंकर्स भी इसमें शामिल हैं, और हिडन करप्शन है। लैक ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं हमारे यहाँ पे। टेंडर नॉर्म्स, जैसे कि मिनिमम टर्नओवर जो होते हैं, कि गवर्नमेंट टेंडर्स आते हैं उसमें बताया जाता है कि मिनिमम 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, उसके लिए बहुत से एसएमईज हमारे छूट जाते हैं गवर्नमेंट टेंडर अप्लाई करने के लिए। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, रिस्ट्रिक्टिव लैंड एंड लेबर लॉज, ये कुछ एडिशनल कंसर्न्स थे जो आप लोगों ने
रेज किए हैं अपने उस सर्वे फॉर्म के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। जो पॉसिबल सॉल्यूशन स्पेस मुझे समझ में आया कि जो हमने आइडेंटिफाई किया है अब तक इतने सर्विस के थ्रू, इतनी एनालिसिस के थ्रू, हाई सेटअप कॉस्ट हो गया या मार्केट पोटेंशियल हो गया या एक्सेस टू फाइनेंस हो गया, ये एग्जिस्टिंग स्कीम को मैंने उसका सर्वे किया कि हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स कौन कौन सी हैं और वो किन किन विषयों पे टारगेट कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, नॉलेज, ह्यूमन कैपिटल, ईडीसी, सीजीटीएमएससी, स्फूर्ति, मुद्रा, पीएमईजीपी, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो ऑलरेडी इन विषयों के लिए कुछ ना कुछ करने की बात करती हैं या एटलीस्ट उनके मैंडेट में है। तो एक चीज मुझे ये समझ में आई अभी तक के एनालिसिस के माध्यम से कि जो भी हमारे पेन पॉइंट्स हैं, जो भी हमारे बिगेस्ट कंस्ट्रेंट्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं सर्वेज और एनालिसिस के माध्यम से, उसको दूर करने के लिए ऑलरेडी कोई ना कोई स्कीम गवर्नमेंट की है। तो ये जो आप लोगों ने हाईलाइट किया था, पुअर कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट शायद यही है कि जो भी स्कीम्स हैं उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है गवर्नमेंट से, रिड्रेसल नहीं है। तो इस पे हमें काम करना चाहिए। ये अभी तक की मेरी एनालिसिस है। ये एक स्टेक होल्डर मैप मैंने बनाया था कि हमारे एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स आप देखें कि कितना हाईली कनेक्टेड हैं पूरे के पूरे इकोसिस्टम से, कंज्यूमर, लेबर फोर्स से लेके पॉलिटिकल लीडरशिप तक, ब्यूरोक्रेट ऑफिशियल्स तक, हर जगह से हम कनेक्टेड हैं, हर जगह से हम लोग बहुत ही इंटरट्विन्ड हैं इस पूरे सिस्टम में, पूरे लैंडस्केप में। फिर भी अगर हम ग्रो नहीं कर रहे हैं तो इट्स अ कंसर्न नॉट ओनली फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द मिनिस्ट्री, बट इट्स अ नेशनल कंसर्न। इसके साथ में मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा और ये रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ओपन अप अबाउट your feedback of what could be the binding constraint which has not been identified in this analysis so far. हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं और आपका अदरवाइज और क्या सजेशन है, प्लीज आप अपनी चीजों को ऑनेस्टली, ब्रूटली ऑनेस्ट होकर आप बताएं। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जो सर्वे लिंक्स हैं वो सारे के सारे एनोनिमस हैं, किसी का कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है, किसी की रिपोर्ट में कुछ नहीं जाएगा कि वर्मा साहब ने ये कहा, श्रीवास्तव साहब ने ऐसा कहा। ये सारी चीजें रिपोर्ट में नहीं जाएंगी, आपके पॉइंट्स रेज किए जाएंगे। अगर आप अभी बात करना चाहते हैं आप अभी कर सकते हैं। मैं सर्वे के लिंक भी चैट बॉक्स में पेस्ट करूंगा। जिन लोगों ने भर दिया है थैंक यू सो मच, जिन लोगों ने नहीं भरा है आप प्लीज उसको समय रहते भर दीजिएगा। मैं 2 दिन तक वो सर्वे लिंक हमारी और एक्टिव रहेगी, उसके बाद से वो इनएक्टिव हो जाएगी, मुझे एनालिसिस के लिए उसको क्लोज करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। All right. So, can I speak? My name is Dr. Praveen Shrivastava, and primarily I worked in corporate for more than 20 years. But last 5 years, I'm working very closely with MSME in New Delhi. और सौरभ आपकी thanks for the your study and the observation. इसमें एक चीज और बहुत important है जो मैंने काम करते MSMEs के साथ देखी है, और मैं माफी चाहूंगा, मेरे हो सकता है मैं कुछ बोलूं तो हमारे यहाँ के काफी जो बिजनेस ओनर्स बैठे हैं उनको शायद बुरा भी लगे। एक बहुत कमी है माइंडसेट की। माइंडसेट ये है कि हम ये मान के चलते हैं अरे बिजनेस तो हमने शुरू किया है, हम सब कुछ जानते हैं, और जहां हम ये सोच लेते हैं कि हमें सब कुछ पता है वहां हम जो है वो फिर लगता है कि हम आगे सीखना नहीं चाहते हैं। ये बिल्कुल सही है कि आपने बिजनेस को बनाया, आप बिजनेस को यहाँ तक लेकर के आए, बट जो चीज 20 साल पहले थी अब हम उसी तरह उसको नहीं चला सकते हैं। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोशन प्रोफेशनली लेके जाना पड़ेगा, हमें अपनी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को डेवलप करना पड़ेगा, हमें जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी ट्रेंड करना पड़ेगा, उनको डेवलप करना पड़ेगा, उनके लिए हमें फंड रखने चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं, तो माइंडसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिकॉज आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल कि बिजनेस एक्यूमेन की कमी है, बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेन है हमारे बिजनेस ओनर्स का, और जिस इन्वायरमेंट में वो काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू चाइनीज या और जो और दूसरी कंट्री में इन्वायरमेंट मिला है, अगर वो इन्वायरमेंट हमारे यहाँ मिले तो दे कैन बीट एनीबडी इन द वर्ल्ड। तो मैं वहाँ उनके बिजनेस एक्यूमेन की बात नहीं कर रहा, दे आर वेरी स्मार्ट एंड ऑल दैट, बट व्हाट दे नीड टू डू। और यहाँ पे मैंने देखा है जो सेकेंड जनरेशन आ रही है, जो बच्चे उनके बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं, बिजनेस ओनर को, कि पापा अब तक आपने चला लिया ठीक है, अब इसको हम बहुत डिफरेंटली चलाएंगे, हमको इसको प्रोफेशनली चलाना है। तो ये जरूर मेरी एक
है जो भी हमारे बिजनेस ओनर्स बैठे हैं कि प्लीज अपनी थिंकिंग को चेंज करिए थोड़ा सा, प्लीज इसको थोड़ा सा बाहर माइंडसेट चेंज बहुत करिए। अच्छा पॉइंट आया सर और आपका। हाँ, और कोशिश करें कि माइंडसेट का। एम्प्लॉइज को भी साथ में लेकर के चले, और देन ओनली वी कैन डू वंडर्स। थैंक यू वेरी मच। वी हैव टू लीड देम। डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव साहब, यस, आई विल इनवाइट डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव साहब। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन। अच्छा, यू हैव स्पोकन ना। नीरज कपूर साहब, डॉक्टर श्री नीरज कपूर जी। आई एम सॉरी सर, आपका पॉइंट बहुत अच्छा था। You are muted, Neeraj sir, you are muted. हाँ नीरज जी। आप मुझे बोल रहे हो क्या? नहीं, नीरज कपूर साहब। अनुपम देवा जी। Yes sir. Am I audible? Yeah, I'm sorry, मेरा कैमरा नहीं चल रहा है, so please excuse me for that. Good evening. Thank you Saurabh ji for your presentation. Without wasting much time, हमारे देखिए सब 4-5 बेसिक पॉइंट्स हैं. First is because you are talking about employment, so labor laws implication and exit policy for MSME is extremely important. आज एक एंटरप्रेन्योर है, अगर he has a potential to employ 5 people for a particular process, उसकी जगह वो अगर 20 लाख की मशीन लगा सकता है, तो वो प्रेफर करता है कि why to get into all these labor laws, मशीन लगा दीजिए. So exit policy अभी नहीं है. If I can employ and I can hire and I can fire also, there has to be a limited. ठीक है, आप deterrent रखिए, misuse ना हो उसका, but government doesn't have a proper policy. Number 2, जब से GST आया है, पहले MSME के लिए 1.5 लाख का एक्साइज एग्जेम्पशन होता था. आज की तारीख में there is a total level playing field for whether it is a MSME or whether it's a corporate. There is no differentiation in taxation. So an MSME finds it very difficult to compete with a large unit. So government has to realize this. इसमें हम लोग ने एक प्रपोजल भी दिया था कि आप काइंड ऑफ वैल्यू चेन मत ब्रेक करिए, एग्जेम्पशंस मत दीजिए. जीएसटी का 80% ऑफ द नॉर्मल रेट चार्ज करे MSME टिल अ टर्नओवर ऑफ से 20 lakh 20 crores or something. उसके बाद he will graduate to a large scale or 25. I mean those slabs and things have to be discussed and decided upon. Third thing, आज के पहले CLCSS होता था, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम. On date there is no incentive to invest capital and increase production. अभी कोई भी स्कीम्स नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. ट्रांजिशन 6 महीने 9 महीने से ट्रांजिशन में चल रहा है. सो गवर्नमेंट शुड कम अप इमीडिएटली. फोर्थली, इनकम टैक्स रेट्स आर वेरी हाई. MSME कॉर्पोरेट्स के लिए इन्होंने घटाया था, 22% किया, एंड न्यू कॉर्पोरेट MSME 15% किया. बट प्रोप्राइटरशिप एंड सोल पार्टनरशिप, आई मीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में it continues to be at the same level in spite of it being an MSME. So these 4 bullet points for your kind consideration. Thank you. Thank you sir. Now we have SK Agarwal साहब. किसी का स्पीकर बीच में खुला रहता है, जिसकी वजह से पीछे से आवाज आती है, काफी डिस्टरबेंस होता है. अनुरोध करते हैं जिसका जो केवल बोले, केवल उसी का स्पीकर ऑन करना है, वो खोला जाए, बाकी को फिर म्यूट कर दिया जाए, ज्यादा बेहतर. SK Agarwal साहब. Thank you very much सौरभ जी. Very useful presentation by you. But what we have observed, there is a lot of gap. सरकार की कथनी और करने में बहुत फर्क है. सरकार रोजगार की बात करती है, बेरोजगारों को नौकरी देने की बात करती है, लेकिन MSME की कहीं पर कोई बात नहीं करती है. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में MSME के लिए कोई भी बात नहीं लिखी हुई है. सिर्फ ये लिखते हैं कि हम आएंगे तो इतने लोगों को रोजगार देंगे. कहां से रोजगार देंगे जब MSME नहीं होगी? तो कोई भी गवर्नमेंट इज नॉट प्रो इंडस्ट्री. हम लोगों का ये 40 साल का अनुभव है. हम सिर्फ इस सरकार की बात नहीं कर रहे हैं. कोई भी सरकार MSME के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है. आप लोग विदेशों में जाके, मुंबई कलकत्ता में जाके
वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को कहते हैं कि आइए, यूपी में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, इंडस्ट्री लगाइए, पर यहाँ के इंटरप्रेनर्स को तो देखिए, यहाँ के आपके अपने इंडस्ट्रियल एरिया को जाके देखिए, जहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे, पानी पानी भरे हुए अक्रॉस द स्टेट। आज तक लीज होल्ड के प्लॉट्स वायदा करने के बावजूद आप फ्री होल्ड नहीं कर पाए। आप कैसे चाहते हैं कि एमएसएमई राइज करेगा यूपी में? सबसे पहले जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक वो नहीं होगा तब तक एमएसएमई राइज नहीं करेगा। Sorry to intervene. इंफ्रास्ट्रक्चर का कौन सा पर्टिकुलर एस्पेक्ट, रोड, बिकॉज आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम थोड़ा सा रिजॉल्व हुआ है करंट गवर्नमेंट में, अभी भी वैसा ही है? नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने वायदा किया था कि रूरल एरिया में 18 घंटे बिजली मिलेगी। मेरी यूनिट रूरल एरिया में है, वहां पर 8 घंटे बिजली मिल रही है। आप वेरीफाई तो कीजिए फैक्ट्स। हम लोग बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक है। आज ये फोरम मिला है, आपने बहुत रिसर्च की है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे तो आके देखिए क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, प्रशासन क्या कह रहा है, हो क्या रहा है। एक बार डाटा कलेक्ट कीजिए, तब आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी। थैंक यू वेरी मच। सर वीके अग्रवाल सर। गुड इवनिंग मिस्टर सौरभ। हेलो वीके अग्रवाल सर, आ रहे हैं सर लाइन पर? लाइन पर है, लेकिन उनकी आवाज जरा हल्की आ रही है। सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है क्या? आ रही है भाई साहब, आवाज आ रही है, थोड़ा पास में नहीं सुन रहा है सर, माइक के पास आना पड़ेगा। नहीं आप ऐसा करें कि दूसरे को दे दें मौका, मैं अभी इंतजाम कर लेता हूँ, डिवाइस लगा लेता हूँ। केडिया साहब को दीजिए, केडिया साहब प्लीज। हाँ धीरज केडिया सर। सर वीके अग्रवाल साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं सर। नहीं कोई बात नहीं, नीरज केडिया जी बोल रहे हैं जब तक। नीरज केडिया सर। मिस्टर सिंह, मेरे लिए तो थोड़ा सा चौंकाने वाला भी है और मेरे लिए थोड़ा सा हर्ष का विषय भी है कि मुख्यमंत्री ने कुछ इकोनॉमी की स्टडीज करने के लिए किसी को भी एटलीस्ट नॉमिनेट करा। जहां तक मेरा अनुभव है, हमारे मुख्यमंत्री को उनका मतलब इकोनॉमिक्स उनका सब्जेक्ट ही नहीं है शायद। ही इज वेरी गुड इन पॉलिटिक्स, ही इज वेरी गुड इन सोशियोलॉजी, लेकिन इकोनॉमिक्स जब आती है तो वो या तो सरकार की तरह से इकोनॉमिक्स को देखते हैं या मठ की तरह से, जबकि बिजनेस को बिजनेस की तरह से देखना पड़ेगा। तो यूपी का बेसिक प्रॉब्लम वहां है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, पिछले 5 साल के अंदर एक भी आप इकोनॉमिकल रिफॉर्म अगर बोल दें यूपी में तो वो नहीं आया। एक भी बैठक उद्योग बंधु की माननीय मुख्यमंत्री ने अगर अटेंड करी होती तो भी यूपी का चेहरा कुछ और होता। अभी मेरे किसी भाई ने इंसेंटिव की बात करी तो मुझे ध्यान है कुछ 2017 में जब ये आए तो एक वो उद्योग का कुछ को बहुत बड़ा उत्सव सा हुआ, सब लोग बड़े उत्साहित हुए, मैं भी वहां पे गया, MOU साइन हुए और साहब इसके अंदर इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, ये होगा वो होगा, और इस बात को लेके कोई 5-7 करोड़ रुपया हम लोगों ने भी इन्वेस्ट कर दिया हो और उसका इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो आज भी दीवार पे चित्र की तरह टंगा हुआ है, जिसे हम लोग देख देख के अपना खुश होते रहते हैं और कुछ नहीं। तो सरकार की, मैं ये तो नहीं मानता कि इस सरकार की कथनी और करनी में फर्क रखने की नीयत होगी, लेकिन चूंकि उस चीज का आभास ही नहीं है और मुख्यमंत्री के सामने कोई बोल नहीं सकता। जैसे फॉर एन एग्जांपल वाराणसी के अंदर वो एक स्टेटमेंट दिया है हमारे वहां के चैप्टर चेयरमैन साहब को कि फ्री होल्ड नहीं होगा। अब जब मुख्यमंत्री ये पब्लिक अनाउंसमेंट कर दें कि फ्री होल्ड नहीं होंगे इंडस्ट्रियल एरियाज, तो कम से कम किसी मिनिस्टर की तो हिम्मत है नहीं कि वो मुख्यमंत्री के सामने उस चीज को पुट अप कर दे। उसके लिए कोई पब्लिक फोरम चाहिए, वो पब्लिक फोरम से मुख्यमंत्री मिलते नहीं। इसी तरह से एक फ्रेट सब्सिडी एक्सपोर्ट्स के ऊपर यूपी गवर्नमेंट ने देने की पॉलिसी बनाई, लेकिन वो फ्रेट सब्सिडी जो है
वो सिर्फ अगर आप कॉनकॉर के थ्रू कंटेनर भेजते हो, किसी आईसीडी के थ्रू पोर्ट को कंटेनर भेजते हो, तब मिलेगी। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर इनकलकेटिंग इनएफिशिएंसीज एंड डिलेज इन द प्रोसेस। आज मैं मेरा माल ट्रक से भेजता हूं तो मेरा 3 दिन के अंदर पोर्ट पे पहुंचता है, और मैं कॉनकॉर से भेजता हूं तो मेरे को 7 दिन लगते हैं, मेरी कॉस्ट दुगनी पड़ती है। मुझे सब्सिडी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि सब्सिडी के अंदर कॉनकॉर लिखा हुआ है। वहां पे सो कॉल्ड नवरत्न बैठे हुए हैं, और वो नवरत्न जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन वो कौन है? बेसिकली वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, और उनका वही आर्काइक और फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट है जिनके लिए हम नागरिक नहीं है, जनता है। और दिखाएंगे वो ये कि भाई उन्हें तो पब्लिक मनी की बड़ी रक्षा करनी, तो पब्लिक मनी की रक्षा वे करें, पब्लिक मनी बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट ना करें, पॉलिसीज तो ठीक करें, काम तो ईमानदारी से करें। भ्रष्टाचार का वातावरण आज भी आपको पूरे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नीचे से ऊपर तक सुनने को मिल जाएगा। आई थिंक मिस्टर सिंह, आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जुडिशरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट के पास में कुछ भी नहीं होगा, सब चीज बिजनेसेस के हाथ में होगी, और वो बिजनेसेस जो भी इस स्केल के हो जाएंगे वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करेंगे। जैसे अगर मैं आपको नाम लेके कहूं तो आज मान लीजिए जो एल्यूमिनियम बनाने वाले हैं, जो जिंक बनाने वाले हैं, जो प्लास्टिक बनाने वाले हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कि वे सारी छोटी स्मॉल कंपनीज को एक्सप्लॉइट करती हैं। ये तो आप ये कहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ी सी इकोनॉमिकल सेंस अच्छी है और वहां पे पॉलिसीज अच्छी बन रही हैं, इसलिए हम लोग रिलैक्स अपने आप को फील कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर इकोनॉमिकल रिफॉर्म के नाम पे एक पॉइंट आप बताइए जो गवर्नमेंट ने करा। एक निवेश मित्र बनाया उन्होंने, उस निवेश मित्र के अंदर मुझे इतना गुस्सा आता है क्योंकि मेरे आदमी 3-3 घंटे लगे रहते हैं। अब भाई साहब आप ये बताओ कि एक छोटा सा आदमी जो कंप्यूटर चला ले 25-30 हजार रुपए से कम का आता है क्या? उसका अगर आधा दिन मेरा उसमें लग गया तो मेरे तो 500-700 रुपए का तो काम गया, और 500-700 हजार रुपए की वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी देता वो भी जीरो हो गई। सो आई एम कॉजिंग सो मच ऑफ लॉस। अगर उसी के सापेक्ष अगर आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जो कर्नाटक गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, जो गुजरात गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, अगर आप उनको देख लो, वो चलती है हमारे यूपी वाली काहे को बीमारू की तरह चलती है, क्योंकि फोकस ही नहीं है। उन फ्यूडलिस्टिक आदमियों के हाथ में ही वे सारी वेबसाइट। निवेश मित्र के ऊपर आप एक डिपार्टमेंट से अगर आपके 3 इश्यूज हो तो एक बार में आप एक पोस्ट कर सकते हो। क्यों भाई? 3 हो सकता है, 3 अलग अलग विभाग को जाने हो। आप मेरे से तो लेके रख लो, आप काम करते रहो, आप एक एक का जवाब दे देना मुझे, या एक एक को डिस्पोजल कर देना। तो कुल मिला के जो यूपी का एनवायरनमेंट है, पर्टिकुलरली द इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, वहां पे कोई सुधार नहीं है। और उसके अंदर कोई सुधार नहीं है, और आज के मुख्यमंत्री की अप्रोच को देखते हुए उसके अंदर किसी बहुत सुधार की अपेक्षा नहीं करी जा सकती, क्योंकि पहले उन्हें इकोनॉमिक्स सीखनी पड़ेगी, चाहे वो आपसे सीख ले। ओके प्लीज नेक्स्ट, प्लीज नेक्स्ट। एक अभी जो आपने बात करी कि भाई एंटरप्रेन्योर जो इम्पेडिमेंट्स की आपने बात करी कि व्हाई द एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट नर्चर्ड और ग्रोन इन यूपी। देखिए उसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टिग्मा ऑफ फेलियर और रिस्क एपेटाइट। मैं कर्ज के पैसे लेके डूबो तो नहीं सकता, सीड कैपिटल मुझे मिलती नहीं, और उसके कमेंसुरेट मेरे पास में कॉम्पिटेंस है कि नहीं है, मुझे ये भी देखना पड़ेगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप यूपी की 22 करोड़ जनता को एंटरप्रेन्योर बना देंगे। उनमें से अगर 22 लाख भी आप एंटरप्रेन्योर बना सके तो ये 22 करोड़ तर जाएंगे, और मैं 22 लाख बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूं। तो इस स्टिग्मा की वजह से कोई लोन भी नहीं लेता। अगर आप ये देखेंगे कि टोटल एमएसएमई में कितने आदमियों ने लोन ले रखा है तो आपको ये पता लगेगा कि कितने लोन लेना चाहते हैं। दूसरी बात, जो करप्शन और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे
आपका एम्फेसिस था, बिल्कुल ठीक है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंप्रूवमेंट है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं। मुझे कुछ कहने में शर्म नहीं है कि यूपी सीडा जैसी संस्था जो है वो एकदम सड़ी गली और बिल्कुल उसी हालात में है, और वहां पे अपनी तरफ से बहुत कॉम्पिटेंट आदमी को सीईओ बना के भेजा गया, लेकिन वो अभी तक कुछ सक्सेसफुल होता दिखाई नहीं पड़ रहा। फाइलों के बोझ में वो संस्था आज भी उतनी की उतनी ही दबी हुई, और चूंकि मुख्यमंत्री के पास में प्रपोजल वो जाने जो उनको पसंद हो तो भेज रहे हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल से हटा के उन्हें हाउसिंग पे लगा दिया गया, किसी और काम पे लगा दिया गया, सड़क बनाने पे लगा दिया गया, रेंट इनकम क्रिएट करने पे लगा दिया गया। तो फिर इंडस्ट्रियल पे फोकस नहीं रहा क्या आपका? आप तो एक दूसरी संस्था बनाइए इस काम के लिए, इंडस्ट्रियल को इंडस्ट्रियल पे रहने दीजिए। तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को और उल्टा उल्टा डाइल्यूट करा। मेरे किसी भाई ने अभी यहाँ पे पॉइंट आउट करा कि इंडस्ट्रियल एरिया की ये हालत है, जहां से आपकी प्रोडक्टिविटी आ रही है, जहां से आपकी स्टेट की इनकम आ रही है, आप उस जगह को साफ नहीं रख सकते। मैं मेरी गद्दी को कितना साफ रखता हूं, अपनी इंडस्ट्री को कितना साफ रखने की कोशिश करता हूं। मैं और मेरे साथी यहां से रोटी कमा के खाते हैं, जहां से पूरी सरकार रोटी कमा के खा रही है, उस जगह को भी हम साफ नहीं रख सकते, उसको इस लायक भी नहीं रख सकते कि आदमी आराम से आ जाए, आराम से चला जाए। एक्सीडेंट प्रोन चौराहे बना देंगे आप, टूटी फूटी सड़कें बना देंगे, बरसात का पानी होगा, इनहाइजीनिक कंडीशंस होंगी। क्या आप चाहते हैं उसके अंदर इंडस्ट्री डेवलप? तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी पुअर इन यूपी। कर्नाटक के अंदर आप जाइए तो आपको एक ही प्लॉट लेंगे, आपको गैस मिलेगी, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, सड़क मिलेगी, ड्रेन मिलेगा। ये 5 चीज कंप्लीट होने से पहले एक प्लॉट कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नहीं बेचती। तो इसके अलावा एक मार्केट पोटेंशियल की बात आई, यूपी के अंदर पोटेंशियल बहुत है, श्योरली वो अनहार्नेस्ड है। हाँ, आप मेरे ध्यान में जो बात कहना चाह रहे थे हम सब लोग, वो शायद ये है कि मार्केट एक्सेस कैसे है, क्योंकि हमारे बहुत ही कम एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जिन्हें यूपी के बाहर का या इंडिया के बाहर का बहुत एक्सपीरियंस हो। हमारे अध्यक्ष जी ने एक शुरुआत करी उसके अंदर, वो अच्छा है, लेकिन अभी भी देखिए उसके अंदर बहुत सारे एफर्ट चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने इंडस्ट्री वालों को पूरे मतलब 10-10 हजार स्क्वायर मीटर के हॉल्स उन्होंने हायर कर लिए, और वो हायर करने के बाद में उन्होंने स्पॉन्सर कर दिए कि भैया आप जाके स्टॉल लगा। हमारे यहाँ वो 2 लाख रुपए देगा ये मार्केटिंग डेवलपमेंट के नाम पे, और उसमें पहले तो 50 कागज भरवाएगा, और अगर वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको मिलेंगे ही नहीं। जैसे जब मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरेस्ट सबवेंशन के ऊपर लगे हुए थे, चूंकि काफी बड़ा क्लेम लग रहा था उन्हें भी, 5-7 साल का काफी पैसा बैठेगा, तो ये बेचारे बहुत भाग दौड़ कर रहे थे, तो मैं बड़ा रिलेक्टेंट था। मैं बोला गुप्ता जी आप क्यों खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इनके साथ? और फाइनली 5 साल के बाद में मेरे सारे उद्यमी भाइयों की, जिनमें 1-2 की सैंक्शन भी हो गई, तो वो भी अभी वेट ही कर रहे हैं। तो यूपी में भी कुछ बदला नहीं है उसके आर्थिक परिदृश्य के हिसाब से, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में सुधार जरूरी है। इसके अलावा जो आप एमएसएमई की जब बात कर रहे हैं, तो मेरा सुझाव आपको ये होगा कि जिस तरह से आपने इस डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज करा, कि आप इसमें से माइक्रो अलग कर दीजिए, बिकॉज माइक्रो इज बाय एंड लार्ज सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। आप स्मॉल को अलग कर दीजिए बिकॉज उसके पास में 2 से 10 एम्प्लॉय, और मीडियम को अलग कर दीजिए क्योंकि उसके पास में 10 से ज्यादा और मे बी 100, 150, 200 तक एम्प्लॉयज। इनकी तीनों की रिक्वायरमेंट अलग है, इन तीनों के सर्कमस्टेंसेस अलग है। तो इन्हें जब तक आप अलग अलग साइलोज में डाल के और उसके हिसाब से देख के और पॉलिसी इंटरवेंशन नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। क्योंकि जैसे आपने मुद्रा योजना का नाम लिया, तो मुद्रा मुझे तो अवेलेबल नहीं है, तो योजनाएं तो लिख दी आपने, लेकिन वो है किन के लिए? इसलिए, और ये इतने बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूटर है हमारी जीडीपी में, चाहे उसके अंदर माइक्रो हो, चाहे उसके अंदर स्मॉल हो, चाहे उसके अंदर मीडियम हो, इनका इतना, हर एक इस सेगमेंट का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इन तीनों को प्रमोट करा जाना चाहिए। उसके प्रमोशन के लिए जैसे मुद्रा योजना एक बहुत ही विजनरी योजना है, जिसमें 20-20, 25-25 हजार रुपए देके उनको एनेबल करा गया, which I mean significant। आप this is the bottoms up। तो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन
हमें इसको अलग अलग जब हम टुकड़ों में बांट के देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि इंडस्ट्रियल एरिया कैसे चाहिए, पावर सप्लाई कैसी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कैसा चाहिए, उनकी सेफ्टी हम कैसे करेंगे। हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। नंबर 1, आप हमें बहकाओ मत। नंबर 2, जो चीज हम नहीं कर सकते, सड़क हम नहीं कर सकते, बिजली हम नहीं कर सकते, और जमीन भी हम नहीं कर सकते, हम छोटे हैं। आप ये 3 चीज अपनी ठीक से हमें डिलीवर कर दो, उसके साथ में जो भी सैनिटेशन या ड्रेनेज वगैरह है, आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट लेस इन यूपी. But I may be speaking something loudly or candidly, but I hope you will go to my spirit, please. I appreciate your concern. Thank you so much. डिले पेमेंट की आपने बात कही, देखिए बड़ा आर्बिट्ररी सब्जेक्ट है. ग्रीवांस रिड्रेसल के ऊपर मैं चर्चा कर चुका कि उद्योग बंधु डिफंक्ट प्लेटफॉर्म बन चुका, जो कि बहुत इफेक्टिव है और यूपी को देख के बहुत सारे स्टेट्स ने कॉपी करा है. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के करप्शन में कोई कमी नहीं है. खाली करप्शन नहीं, उनकी एरोगेंस और बढ़ गई, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं. वो करना भी चाहिए. उनके पास में भी अपनी एक बैकबोन होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके उनको कुछ भी बोल दे, कुछ भी एक्सप्लॉइट करे. लेकिन उस चूंकि उन्हें बिल्कुल क्लियर दिशा निर्देश नहीं है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे प्रधानमंत्री या उनके मंत्रीगण करते हैं, तो इसलिए वे अपनी मनमानी कर रहे हैं. तो विद दिस आई थिंक मैं तो एक ही बात कहूंगा कि उसी का अनुसरण कर लें जो मोदी जी ने कहा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो भी यूपी के अंदर बहुत सुधार आ जाएगा. धन्यवाद. मैं समझता हूँ कि जितना अच्छा, जितना बेबाक, जितना डीपली हमारे KDS साहब ने बोला है, सौरभ जी अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा भी ध्यान दे लेंगे तो सकता है अगर वो पढ़ पाएंगे कोई भी गवर्नमेंट के अधिकारी एवं मंत्रीगण, शायद काफी कुछ बेहतर हो जाएगा. एनीवे नहीं सर, ये सारे पॉइंट्स मैं नोट भी कर रहा हूँ, एक पैरेलल वर्ड डॉक्यूमेंट में पैरेलल रन कर रहा हूँ. सारे इस बात की हमें कोई चिंता नहीं है. मैं आईए के अध्यक्ष के रूप में बोल रहा हूँ कि हमारे द्वारा बोला हुआ शब्द किसी को भी सुना दिया जाए, हमें किसी का डर और भय नहीं है, क्योंकि हम किसी का लेके नहीं खाते हैं. मैं अपनी मेहनत से जी रहे हैं. आपकी ऑनेस्टी की आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, बट हार्वर्ड की पॉलिसी है कि हम कभी भी एनोनिमस, क्योंकि कभी भविष्य में भी मैंने कहा हमें किसी का डर और भय नहीं है कि हमारी बात कोई सुने. अच्छी बातें सुनेगा तो कुछ अच्छा करेगा. हमारे बड़े भाई साहब अग्रवाल विजेंद्र जी कुछ बोलना चाहेंगे, उनसे सुनना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे. मैं खाली एक चीज बस एक सेकंड के अंदर खत्म करूंगा. जब उसके बाद में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी 2-3 साल के बाद में उस इंडस्ट्रियल मीट की, तो वहां पे मुझे DIC वालों ने उसका निमंत्रण इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि मैं बेबाकी से बोलता हूँ. हाँ जी, अब सुनाई दे रहा है क्या? अच्छा, बहुत सारी स्पेसिफिक बातें मेरे मित्रों ने की और नीरज ने तो बहुत स्पेसिफिक बातों के अलावा थोड़ी हायर लेवल की बातें भी की. I want to restrict myself for higher level topics only. और उससे पहले I'm sorry I have not gone through the whole exercise जो आपने की है. Have you been? I mean, I know that you are doing some work for Harvard. For Harvard, is it related to the government of UP also? Right, sir. Government of UP actually. So I am working in coordination with the state government. Okay. This study has been commissioned by state government. I am doing it at Harvard. ठीक है, तो जो हायर लेवल की बात मैंने कही कि this applies to both the government and the society as such. That UP is a very ancient place and it has been very, very feudal. It continues to be feudal. Feudalism had, I think, come down in certain measure after independence. But I think for last 10-15 years, the feudalism has increased, according to me, once again. Now, feudalism, I think, is anti-industrialization and anti-capitalism. Because feudalism thinks of money in a lowly manner, while it supports ownership of land and things like that. So the status of a businessman in UP, both from the government point of view and from the societal point of view, is lowly. Now, there has been some change about the view of a businessman, but largely
it remains that they are bloodsuckers and they are parasite type of people who withdraw but don't deliver. So this is one of the contexts, and because a feudal society respects power of any type, so the bureaucracy is very powerful in UP, politicians are very powerful in UP, and unfortunately in other places like which are reasonably developed, for example, Maharashtra, Gujarat, or even down south, uh, businessmen do not have to interact so much with the bureaucracy and the politicians. Here, it's the survival depends. If survival depends upon your knowing key persons, whether in bureaucracy or in government, and you have, even if it's a rightful demand, rightful entitlement, you will have to look for some connection or the other. Otherwise, you're not going to get it. So this is a very anti-progressive situation for any case. And I think you have an academic background. I don't know if you agree with me or not, but I feel it's very important. And there's no easy way to change the culture from feudal to non-feudal. I mean, it has to come from the public, not so much from the government. दूसरा ये था going a little downwards. Outside, I have put it in two parts. There's one part which is related to the entrepreneur, and inside to entrepreneur, the rest is related to the external thing. Governance is something which is very, very bad and poor in UP. So governance को जब हम कहते हैं कि is very poor, it covers several of the points which you have taken and which people have already told you in specific terms. But talking to a World Bank team, I don't remember when, maybe 4 or 5 years back, the gentleman who had come to discuss, he had come out when we were discussing things with him and pointing out several failures. He had come up with an umbrella term saying that, yes, I think governance is the issue. It's very poor. And that is the root cause of many problems. For example, lots of my friends have talked of subsidies, incentives of various types. To my mind, those are secondary for an entrepreneur. An entrepreneur has to find out how to gather resources. If electricity is in short supply, if A is in short supply, B is in short supply, he might look at it as an opportunity. But what he wants is a clear road, not a road which is filled with bottlenecks and which is filled with stones and gaddhas and all. So what that means is, in very popular terms, ease of doing business. You let us do business, and then, I mean, that's the biggest demand as far as I am concerned. Ease of doing business cannot be ranked by the World Bank thing. Ease of doing business will happen, and I will say that doing business in UP is easy for me. That's the only benchmark. The people in World Bank and the government of India, they do not know what ease of doing business is. Just to intervene, that World Bank ease of doing business, they had to discontinue this because of the points you are raising. They had to discontinue. But that has been the benchmark for a prime minister. Many of his policies were linked to improving the ease of doing business because he is very fond of optics. इसके बाद में साहब मैं कहना चाहूँगा कि there's another very pertinent and practical and applicable thing is we do not have access to those who can take decisions, whether they are government officers or senior people. The access is available only to the top people in the country or in the state. Medium, small, like Neeraj just told before me, is a separate category. In fact, so access to decision makers has to be there. It has to be in the government, और चूंकि आपका शायद बैंक से भी related है, it has to be there in the banking also. But that's a separate subject. I won't go into that. Why people suffer because they don't have access to senior people in business. और ये
ये जो MSME का नीरज touched upon it, and I had to go into the details in a committee which was headed by Kamath and which was created soon after the Modi government came into power, for creating some sort of an architecture for flow of money to small and medium enterprises. What we had found out was, in our own wisdom, was we had created some sort of a 7 or 9 segments within MSMEs. Because unless you take a granular approach, कुछ निकलता नहीं है. Because I also had the occasion to work with Arun Mehra for 3 years in Planning Commission. वो बात ही आती है कि बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाने के बाद, unless you go into the details of implementation, which IAS and that category of people think a lowly job, कुछ नहीं हो सकता. You will not get results. So granular approach is very important, and that without that, MSME 5 crore, 6 crore looks very nice, and perhaps that may be one of the reasons why they don't want to segment it. But as a management person, I feel segmentation is extremely important in any activity of any business activity or economic activity. तो ये तो खैर दूसरी बात हो गई, यूपी से संबंधित इतनी नहीं है. और I think coming to the entrepreneur as such, we have a very short-term approach. In general, the entrepreneurs in UP have extremely short-term approach, and short-term, to my mind, is anti-quality. And quality is one thing which is again missing from UP entrepreneurs, generally from Indian entrepreneurs. And without quality, we can stay within the country. We have very big demand, we have a very big market, we can carry on, but we cannot get into a higher orbit. Export के बिना higher orbit पे नहीं जा सकते, और quality के बिना export के लिए जा सकते. And in another association which thinks a lot about these things, we have come to the conclusion that quality को अगर upgrade करना है practically, practical measures से, तो it can happen only if the government and its enterprises start giving due importance to quality. In fact, they start giving value to quality, monetary value to quality. It's difficult because there's a rule of L1, L2 thing, but those things can be surmounted if there is sufficient amount of keenness on the subject. और तो इसके अलावा entrepreneurship, I think people are not doing well at all. जो भी अच्छे परिवार के लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, next generation, most of them अगर अच्छा पढ़ लिख लिए, nobody would wants to look at business. With so much filth, so much corruption, so much carelessness, कि कोई business में नहीं आना चाहता. और last, it's again a digression, but I want to comment upon Atmanirbhar Bharat. It's a very dangerous scheme which will put India back by 20 years. So these were some of the news. Thank you. हाँ जी, नमस्कार. What I feel is industry can do even much better. अभी तो जो आपको डेटास मिलते हैं वो पूरे करेक्ट नहीं होते हैं. रीजन ये है कि कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस की वजह से कभी कभी हमारे पास ज्यादातर इंडस्ट्री में लेबर ज्यादा होते हुए भी कम दिखाते हैं ऑन रोल. तो जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं वो सही नहीं है. इसका एग्जांपल दूंगा. सपोज आपके पास 18 आदमी है, आप जैसे ही 20 आदमी कर लेंगे तो आपका लेबर का वेज बिल जो है वो कम से कम 30% बढ़ जाएगा. तो आदमी क्या करता है कि आदमी तो 22 एम्प्लॉय करता है, ऑन पेपर 18 ही दिखाता है. दूसरा पॉइंट ये है कि कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस जो है वो कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस से ज्यादा है. तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कितनी नीचे आए. अगर कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस नीचे आएगी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा होगा और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा.
अब आप देखिए कोई इंडस्ट्री लगानी है तो बीडीए का खर्चा, डेवलपमेंट अथॉरिटी का खर्चा, फायर एनओसी का खर्चा, ऐसे कई सारी एनओसी लेनी पड़ती है। एनवायरमेंट की एनओसी है, तो वो सब एनओसी अगर आप देखेंगे तो जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री है उसका जितना इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और लैंड में है उससे ज्यादा इसको लाइसेंसिंग और एनओसी लेने में लग जाता है। तो इसलिए कई चीजें तो कई इंडस्ट्री इसमें आना ही नहीं चाहती हैं कि ऑन पेपर। तो इसके ऊपर भी विचार बहुत जरूरी है कि कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इतनी हो कि हम सहन कर पाए और हम मेन स्ट्रीम में आ पाए। अगर मेन स्ट्रीम में सबको लाना है तो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस जरूर नीचे आनी चाहिए, अदरवाइज तो आपके डेटा जितने भी कलेक्ट करेंगे आप, वो मेरे को 100% श्योरिटी है कि वो ऑनेस्ट नहीं होंगे। थैंक यू। मोहित सूरी जी। नारायणी जी ने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात, बहुत ही बारीक बातें कही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरानी जी। मोहित जी। गुड इवनिंग सौरभ जी। सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट हैज टू एक्सेप्ट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, दैट दे आर डूइंग नथिंग फॉर एमएसएमईज। until and unless they accept this fact, I don't think they will be able to do this. They should not live in a fool's world कि हम MSME के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। They have to accept the plain simple fact. बाकी मेरे सीनियर्स इतना बोल चुके हैं तो मैं थोड़े से ही पॉइंट्स बोलूंगा। एक तो मार्केटिंग सपोर्ट MSME को बहुत जरूरत है। हमारे बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं बट MSME के पास, क्योंकि जनरली लॉट ऑफ MSMEs आर सिंगल ओनर रन और सिंगल मैनेजमेंट कंपनीज, उन लोगों के पास मार्केटिंग का सपोर्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट somehow has to look for marketing support. Second is infrastructure. Infrastructure both in forms of the industrial infrastructure, power infrastructure, in form of R&D infrastructure. गवर्नमेंट ने कई जगह अच्छी फैसिलिटीज बनाई हैं, जैसे हमारे लखनऊ में सेपेट बनाया हुआ है। मशीन्स आर वेरी गुड बट देयर आर नो ऑपरेटर्स। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंप्लायंस। MSME के लिए कंप्लायंस इतना ज्यादा है कि अगर वो सारे कंप्लायंस करने लग जाएगा तो वो काम ही नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी क्लियर, देयर आर सर्टेन कंप्लायंस जिससे गवर्नमेंट को MSME को अलग करना ही होगा। फोर्थ पॉइंट इज कॉमन फैसिलिटीज। एक MSME के लिए आप बहुत ज्यादा फैसिलिटीज, जैसे पॉल्यूशन के लिए और इसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद कॉमन फैसिलिटीज, again both in terms of compliance and in R&D and in development. Another important point is cheap credit. जो बड़ी कंपनीज हैं उनको मार्केट से पैसा मिल जाता है, MSME को या तो पैसा खुद लगाना पड़ता है या NBFCs या बैंक्स के पास जाना चाहता है। तो गवर्नमेंट हैज टू कम आउट विद सम इक्विटी सपोर्ट फॉर MSMEs. थर्ड इज पॉलिसीज। गवर्नमेंट जो भी बनाती है वो बड़ी कंपनीज को ध्यान में रख के, और दे think that everything is professionally run. तो MSME के लिए कहीं कुछ रिबेट या रिबेट इन फॉर्म ऑफ कंप्लायंस, एंड इट इज बीइंग अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बीइंग रन और 1-2 पीपल, उसका क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। Thirdly, lastly, what I would like to say is that government is yet to come out with any COVID relief package, because a lot of MSMEs have been hit by COVID. एंड गवर्नमेंट का ये मोटो होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक नॉट इवन अ सिंगल MSME शुड शट डाउन. दे हैव टू डू व्हाटएवर स्पेशल. These are crisis times, these are extraordinary times, and extraordinary actions are required. Thank you. Rekha Sharma ji, please. Thank you, Mohiत जी. दिनेश जी, रेखा जी के बाद से प्रदीप आजाद भी बोलना चाहते थे, अनिल जी भी शायद कुछ बोलना चाहते थे, ध्यान रखिएगा। है जी, शायद प्रदीप आजाद जी भी इससे पहले हैंड रेज किए थे, या अनिल जी भी। तो रेखा जी के बाद कॉल कर लीजिएगा। रेखा जी प्लीज, रेखा जी प्लीज। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते अशोक जी और आप सभी को नमस्ते। सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो स्टडी कर रहे हैं और हम इस आशा से आपके साथ बात कर रहे हैं कि हमारी बात को जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही आप उन तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और इंटरनेशनल अफेयर्स देखती हूँ IIA में। मेरा एक आपसे कहना है कि ये बात जरूर पहुंचाइए
चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो, दोनों ही हर समय एक्सपोर्ट के डेटा को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं कि हमने इतना अचीव कर लिया है और अब हमें इतना अचीव करना है। पर हम एमएसएमई को गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या हेल्प मिल रही है उस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए? इवन कंटेनर्स के लिए हमारे लोगों ने इतनी फाइट कर रहे हैं और इतना परेशानी झेल रहे हैं, कंटेनर्स अवेलेबल नहीं है। जब हम अपने आप से एक्सपोर्ट के लिए खुद से मार्केट ढूंढने जाते हैं, वहां एक छोटी छोटी सुविधाओं के लिए छोटे छोटे स्कीम्स बनी हुई है, उन स्कीम्स के अंडर हेल्प लेने के लिए भी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस को इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं और हार के थक के अपना ही पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी बात सरकार तक ये जरूर पहुंचाएं कि if they want to promote the export, they should help industry association कि वो अपने members को ले जा सके, उनके लिए मार्केट रिसर्च कर सके, उनके नए नए प्रोडक्ट। ओडीओपी में हमारे प्रदेश में 75 आइटम्स हैं, 75 आइटम्स हैं जिनको की प्रमोट किया जा सकता है और उसके लिए एक अच्छी मार्केट ढूंढी जा सकती है। बट गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है? ओडीओपी के नाम पर एडवर्टीजमेंट करने से कुछ नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा उनके लिए मार्केट ढूंढने का काम। तो अगर वो खुद नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इंडस्ट्री आईआई अपने एंड पे बहुत कुछ कर रहा है, पर सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं हम, ये आप उन तक पहुंचाएंगे ये मैं विश्वास करती हूँ। धन्यवाद। मैम, आपने एक पॉइंट रेज किया कि ओडीओपी का, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग का एक जनरल व्यू, क्योंकि मुझे जब बताया गया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में भी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन जिस तरह के प्रोडक्ट्स चुने गए हैं, क्या वो प्रोडक्ट्स सही हैं? क्या वो वास्तव में उस डिस्ट्रिक्ट की? नहीं, there is lot of fallacy in that। मैं बोलना चाहूंगा इसमें। जैसे मान लीजिए पीलीभीत है, बांसुरी चुना इन्होंने ओडीओपी में। अब बांसुरी का क्या तो मार्केटिंग स्कोप है और क्या वहां पर लेबर कितनी एम्प्लॉय हो सकती है, क्या उसमें हो सकता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चुनते उसके सीएफसी बनाते। जो ओडीओपी बनाए हैं इन्होंने उसमें कहीं ना कहीं वहां पर सीएफसी की भी जरूरत थी, तो और कुछ असिस्टेंट्स की, ट्रेनर्स की जरूरत थी, मार्केटिंग असिस्टेंट्स की जरूरत थी, हार्ट वगैरह की और चीजों की। अब इस तरह से बहुत इम्प्रैक्टिकल कई बहुत जिलों के ऐसे ही कॉपी कैट हो गए जिनमें कोई काम किसी प्रकार का नहीं हो रहा है। अब जरी जरगोजी बनाया है बरेली में, तो आप ये समझ के चलिए कि जरी जरगोजी जो हो रही है वो चल रही है। देयर इज नो डेवलपमेंट एज सच अंडर द स्कीम। कोई स्कीम के अंडर में डेवलपमेंट नहीं है, पुराने क्लेम्स हैं बस। उन्होंने उसको दिखाकर कि हाँ भाई हमें अपना बजट एग्जॉस्ट करना है, तो हाँ भाई 10 स्कीम दिखा दीजिए, 10 जगह पे पैसा 5-5 लाख रुपए चला जाएगा, 10-10 लाख रुपए चला जाएगा, जो भी जाना है वो उस स्कीम में चला जाएगा, दैट्स ऑल। अदरवाइज देयर इज नथिंग एज सच जिसको कि इसमें स्कीम में प्रॉपर्ली प्रैग्मेटिकली कवर किया गया। और मैं और जोड़ना चाहूंगी सौरभ जी, ओडीओपी की जहां तक बात कर रहे हैं और स्कीम की प्रमोशन की या फंड की बात कर रहे हैं, नोएडा को उन्होंने अपैरल के लिए किया हुआ है। नोएडा में अगर मेरा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाने वाला कोई एमएसएमई है तो ही विल नॉट गेट द बेनिफिट अंडर दिस स्कीम। ये एक और चीज है जिसपे कि हमें काम करने की जरूरत है, सरकार को काम करने की जरूरत है। महिला है, ओडीओपी में आती हैं, लेकिन वो किसी और प्रोडक्ट में कर रही है, तो वो नोएडा से फैसिलिटी नहीं ले सकती। कानपुर में अगर कानपुर का ओडीओपी में कोई एक प्रोडक्ट है और उसके अगेंस्ट में कोई दूसरा है एमएसएमई जो कि उसमें एलिजिबल है, लेकिन ही विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि ठीक है आपने एक प्रोडक्ट एक डिस्ट्रिक्ट कर दिया है, उसको प्रमोट करिए, बट जो उसी डिस्ट्रिक्ट में बाकी के लोग हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब उनके प्रोडक्ट कैसे हैं जो वर्ल्ड वाइड चलते हैं, उनको कैसे प्रमोट करेंगे आप, उनको कैसे आप सब्सिडी देंगे, कैसे वो करेंगे, उस पर भी काम होना चाहिए। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि जितनी भी चीजें हम लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उससे कोई कहने सुनने से फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब पिछले 5 साल गवर्नमेंट ने नहीं सुन पाया तो सौरभ जी हमारी 2 मिनट सुन के कहाँ लिखेंगे, क्या करेंगे, कौन इसको पढ़ेगा। एनीवे चलिए, एक अच्छा समय गुजर गया, ठंड में बैठे थे, वाली बात है। अनिल भाई साहब और प्रदीप आजाद जी को और सुन लीजिए, जेपी कौशिक जी को, क्योंकि काफी समय हो गया है, क्योंकि दूसरी और होनी है। प्लीज केवल और जो है अनिल भाई साहब का और जेपी कौशिक जी का हैंड रेज है, देख लीजिएगा बस।
इसको फिर वाइंड अप कीजिए, काफी टाइम हो गया। अशोक जी। जी सर। सारा कुछ हो गया तो कहिए कि इसको रोक देते हैं, आप अपना बंद करते हैं इसको। कहने से कोई, जो सरकार की तरफ से आपने एक मीटिंग की है उसका एक यूजफुल ये माने कि सौरभ अपना प्रयास तो करेंगे। अब ऐसा देखो, ये छोटे छोटे प्रयास हैं जो मिलकर बड़े प्रयास होते हैं। अब 10 जगह अपनी बात कहेंगे तो कहीं ना कहीं तो उसका असर होगा। अगर सौरभ अगर जिम्मेदार होंगे, सौरभ ये फील करते होंगे जो मैं काम कर रहा हूँ ये यूजफुल होना चाहिए, तो मैं ये नहीं मानता कि किसी चीज का फर्क नहीं होता। हाँ, डेमोक्रेसी टेक्स अ लॉन्ग टाइम इन टेकिंग डिसीजंस, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी बहुत अच्छे काम करती है। हम इस भावना से रहें, और यही उद्यमी है कि भैया हम आशावादी हैं, और आशावाद से ही हम उद्योग चलाते नहीं, चला ही नहीं सकते। तो चलिए, इतनी बात सौरभ जी, सुनाई सौंपियो। मैंने आपका वो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा सुना है, आपने बड़ी मेहनत की है, लेकिन देखिए हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी जो मैं समस्या में बता दूं क्या है, वो है परसेप्शन की। परसेप्शन में मेरा जो कहने का मतलब है, देखिए हम पॉलिटिक्स को सूट नहीं करते हैं, हम अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान देते हैं, लेकिन हमारा चेहरा बहुत खूबसूरत नहीं है। अर्थव्यवस्था में देखने वाले लोगों के लिए कॉर्पोरेट इंडस्ट्री खूबसूरत है, हमारे जो छोटे उद्यमी हैं वो उनको अच्छे लगते नहीं है, बातें हमारी करते हैं। हम आप देखिए कि जो अगर इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, अगर 16% है तो 8% अगर कॉर्पोरेट करता है तो 8% हम करते हैं। हमारे जितना रोजगार हम देते हैं कोई और देता नहीं है। लेकिन आप अगर ये देखिए कि ना तो पॉलिटिक्स ना ब्यूरोक्रेसी हमें कोई लाइक करती है। अगर आप यही देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी में एमएसएमई की पोस्टिंग को एक तरह से उसको पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता है, नॉन ल्यूक्रेटिव माना जाता है उसको। ये सब चीजें आपको क्या दर्शाती है? अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रो करना होगा, और खासकर हिंदुस्तान जैसी इकोनॉमी को, तो बिना एमएसएमई के हो ही नहीं सकती। दुर्भाग्य देखिए यूपी का, यूपी सबसे बड़ी कंज्यूमर स्टेट है और उद्योगों का हाल अच्छा नहीं है, ये हम कह सकते हैं। मैं आपको एक जनरल पॉइंट पे बताता हूँ। अब देखिए, लैंड पे कुछ बात हुई, अगर मैं या मेरा बेटा अगर उद्योग लगाना चाहे और लैंड की बात करें, लैंड कहाँ है मुझे ये बताइए। ये जो लीज होल्ड और ये फ्री होल्ड का ये जो इशू है, देखिए लीज होल्ड एक अंग्रेजों का लॉ था जिसको ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं, जो गुलाम मानसिकता का था। हमारे स्वतंत्रता के बाद में इसे इमीडिएटली खत्म कर देना चाहिए था, नहीं किया गया। आज सरकार को तो नहीं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को डर है कि हम कुछ और कर लेंगे। अरे भाई, कुछ और कर लेंगे तो व्यापार करेंगे, उद्योग करेंगे, आप उसका लैंड यूज फिक्स कर सकते हैं। अगर कुछ और बैंक्वेट बना लेंगे, बैंक्वेट बना लेंगे, भैया आप होने दीजिए चीजों को। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? हम उद्योग तो तब लगाएंगे उद्योग ल्यूक्रेटिव है। अगर उद्योग ल्यूक्रेटिव नहीं तो उद्योग क्यों लगाया, मुझे कोई ना बताइए बात। तो इसलिए इन सब भ्रांतियों से बाहर आना चाहिए। सबसे ही बड़ी उद्योग की जो विषमता है, उद्योग की एंट्रेंस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा बच्चा कहता है कि साहब मैं उद्योग लगाना चाहता हूँ लखनऊ के आसपास, जगह कहाँ है बता दीजिए आप। तो और हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल एरियाज में बहुत लिटिगेटिव वो लैंड पड़ी हुई है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है लेकिन लिटिगेशन में है, उसका यूज नहीं हो पा रहा है। शेड्स पड़े हुए हैं, यूज नहीं हो पा रहा है। आप कभी समय अलग से दीजिए। ये तो छोटे छोटे वेबिनार हैं, छोटे छोटे मुद्दों में बात बताई जा सकती है, लेकिन डिटेल्ड आपको स्टडी करके उसके ऊपर पॉइंट लेके जाने पड़ेंगे हमसे। आइए, आपके पास अच्छा संगठन है, अशोक जी हमारे अध्यक्ष हैं और बड़ी मेहनत करते हैं वो, और हमारे इतने चैप्टर जिलों में चैप्टर हैं। अगर आप उनको सारे के सारे हमारी इन विचारों को आंकलन कर लेंगे, उसको संकलित करेंगे, तो आपको परसेप्टिव पॉइंट सब मिल जाएंगे। उसको लैंड आपके पास है नहीं, उद्योग लगाना चाहते हैं आप, इंफ्रास्ट्रक्चर का आपका अच्छा नहीं है, और जहां आपको इकोनॉमी ग्रो हो रही है वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखते नहीं है। आप ये देखिए कि किसी सभासद हो, एमएलए हो, एमपी हो, उनको अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए फंड्स मिलते हैं, वो अपने वोट बैंक में फंड लगाते हैं। वो इकोनॉमिक एरिया पे फंड क्यों लगाएंगे? क्या इंटरेस्ट उनका लगाने का? और आप यही बता दीजिए पॉलिटिक्स को आप सूदी कैसे करते हैं? और खासकर हम लघु उद्यमी बातें करने में तो हम आते हैं, लेकिन उनके हम किसी भी हित में नहीं है। द सेम इज दिस सिचुएशन विद ब्यूरोक्रेसी। हमारे यहाँ पे हमारी कोई अच्छी सुनवाई नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है। जी, हमारे उद्योग की दिक्कत है, ये देश बदली हो जाएगा। पूरे विभाग जब ये कहेगा मेरे उद्योग, अगर आप इसको एक ईर्ष्या भाव से देखेंगे, मेरे एक साइन करने से उद्यमी का फायदा हो जाएगा,
और तब उसके बाद वो डिले करेगा तो देखिए इससे कोई भला होने वाला नहीं है। हमारे उद्यमी कुछ कह पाते हैं, कुछ नहीं कह पाते। सत्य ये है कि अनलिमिटेड डिलेज हैं हर चीज में, एंड देयर इज नो चेक फॉर दिस। आप बड़ी से बड़ी जगह चले जाइए, बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, बड़ी सक्सेसफुल मीटिंग होती है विद नो रिजल्ट। तो इसलिए आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए। परसेप्शन, टाइम बाउंड स्कीम्स और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आप उसको बिल्कुल, अगर सरकार बिल्कुल सीरियसली काम नहीं करेगी तो भाई साहब उद्योग नहीं चलेंगे। वीके अग्रवाल जी एक बात कह गए कि हमारी नई जनरेशन हमें ज्वाइन नहीं कर रही। आप ये समझ लीजिए, अगर हमारे बच्चे हमें ज्वाइन नहीं कर रहे, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के, तो ये एक खतरे की घंटी है, इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। सर मैं थोड़ी बात बता दूं, एक जो परसेप्शन ये भी है कि लेबर की अवेलेबिलिटी, लेबर की एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। मुझे देखिए, हम इतने उद्यमी बैठे हैं, हमारी सबकी प्रोडक्शन 60-50% पे चल रही है बिकॉज ऑफ द वांट ऑफ द लेबर। लेबर हमें मिल ही नहीं रही है। इसलिए ये जो भ्रांतियां हैं, लेबर कहाँ है, कहाँ नहीं मिल रही है, कौन से आपके दरवाजे पे आके कह रहा साहब हमें रोजगार दे दीजिए, मुझे तो कोई दिखता नहीं है। मेरी अपने उद्योग को मैं देखूं 50-60% पे चलती है, लोग ही नहीं मिलते, ना एग्जीक्यूटिव मिलते हैं, ना फ्लोर शॉप पे लोग मिलते हैं। इसलिए इन सब चीजों को तो आप देख लीजिए। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि लघु उद्योग, अगर ये आपके सोशियो इकोनॉमिक देने का रीढ़ की हड्डी है देश की, पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा उसके बाहर आके। किसी ने अच्छा कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए इस देश की एमएसएमई को बहुत सक्षम होना चाहिए। लोगों ने ये कहा कि शायद हम अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं हैं। भाई साहब देखो, हम एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे हैं। हम क्वालिटी वो देते जो आप हमसे चाहते हैं। अगर आप हमसे अच्छी क्वालिटी चाहेंगे हम देंगे, आप बुरी चाहते तो हम देते हैं वो। अगर ये जो L1 L2 की जो बात हुई थी, आप बिल्कुल समझ लीजिए, हमसे कोई अच्छी क्वालिटी नहीं चाहता है, हमसे क्वालिटी नहीं चाहता है, वो अपना इंटरेस्ट चाहते हैं। इन सब बातों को भाई साहब ध्यान दे दीजिए। बातें बहुत लंबी करने वाली हैं, मैं अंत में कह रहा हूँ। इसलिए हो सकता है कि वो लगे कि भाई बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, बस परसेप्शन पे काम कराइए। सरकार अगर कुछ देना चाहती है तो दे, नहीं तो ना दे। हमें कहे नाम देने वाले हैं। जैसे अभी नीरज केडिया ने कहा कि उनके यहाँ पे जो इन्वेस्टमार्ट हुआ था उसके माध्यम से उनको कह दिया गया ये चीजें देंगे, उसके बाद एक सर्टिफिकेट उनके ऑफिस में टंगा हुआ है। इसको आप बेंचमार्क बना के सरकार पे ले जाइए, सेंटर और स्टेट सरकार दोनों को कहिए। एमएसएमई बहुत बड़ा वर्ग है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ सौरभ जी, नहीं तो आई कैन टेक अ लॉन्ग टाइम, और बहुत सारी बातें कहने का मन होता है। हम हर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। कौशिक जी प्लीज अपने आप को जल्दी से अनम्यूट कीजिए, बहुत प्रदीप आजाद जी को भी मुझे जरूर सुनना है। मेरा ख्याल है काफी बातें हो चुकी हैं। मेरा 45 साल का एक्सपीरियंस है, मैं स्मॉल इंडस्ट्री चलाता हूँ। जो मैंने सबसे बड़ी बात देखी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, वो पॉलिसी बनाना चाहते, बट हु आर द पॉलिसी मेकर्स? अगेन द ब्यूरोक्रेसी। ये बात कही जा चुकी है, उनकी पॉलिसी ऐसी होती है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। Those policies have to be framed taking into mind the working and the system of how the MSME works in India. वहां पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो मेजर मेरा फोकस है वो बहुत दफे काफी लोगों ने कह दिया, is the UP government and the feudalistic thinking of the bureaucracy in UP. यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का एक सिंपल थॉट है, हम क्यों कर दें, why should we do this thing for you, रादर कि हमें ये कर देना चाहिए, इससे इंडस्ट्री का भला होगा। दूसरा, कभी भी मेरे 45 साल के एक्सपीरियंस में यूपी गवर्नमेंट का कोई इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री की ओर कभी भी कोई ध्यान रहा ही नहीं। दे हैव नो प्रायोरिटी। हमें गवर्नमेंट को केवल एक बात कहनी पड़ेगी कि आपको यूपी गवर्नमेंट में और ब्यूरोक्रेसी को अपने माइंडसेट्स को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो यूपी में उद्योग जैसे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। यही मेरा सूक्ष्म कहना है। बस सब लोगों ने कह चुके, हमें फोकस देना चाहिए। मैं एक बात और ऐड कर दूं प्रतिनिधि की बातों में। एक बात कह दूं, देखिए अगर इस देश में अगर ठीक करना है तो हमें अब रेगुलेटर्स की नहीं, कंसल्टेंट्स की आवश्यकता है। मेरा सबमिशन ये 2 शब्दों में है, और उसकी बहुत सारी डिटेल हम डिस्कशन आपसे कर सकते हैं। वो पोल्यूशन हो, वो लेबर हो, वो कोई विभाग हो, हमें आप कंसल्टेंट दीजिए। हम दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग नहीं हैं, हम मीडियोकर लेवल के लोग हैं जो उद्योग लगाते हैं,
और उनकी समस्या समझिए कि सरकार समझती है कि शायद हम इतने बड़े विद्वान हैं, उनके अगर 150, 60, 70 लॉज होंगे हम सबको फॉलो कर पाएंगे, भाई साहब हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सपोर्ट दे दीजिए, रेगुलेटर्स हटा दीजिए, क्योंकि इस विषय में हमारे यहाँ पे अभी गवर्नमेंट में, जैसे मुझे जानकारी जो है कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी अर्न्स्ट एंड यंग को एज अ कंसल्टेंट हायर किया एमएसएमई रिफॉर्म्स के। उनके एक प्रतिनिधि गौरव जी हमारे बीच में है, काफी सीनियर अधिकारी हैं अर्न्स्ट एंड यंग के। गौरव जी ने भी बीच में हाथ उठाया था। मैं चाहूंगा कि जब सबकी बात खत्म हो जाए तो कम से कम सरकार की तरफ से या EY की तरफ से 2-4 मिनट वो भी अपनी बात रख लें, इसके पहले कि हम लोग सब कुछ पॉइंट अप करें। कौशिक जी अपनी बात कहेंगे? जेपी कौशिक जी का हैंड रेज है। कौशिक जी अनम्यूट। सर मैं ये कहना चाह रहा था, मेरी जो बात कहनी है जी सौरभ जी, एक्चुअली क्या सब अनिल गुप्ता जी ने और बाकी सबने कहा, जैसे कि गवर्नमेंट की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। गवर्नमेंट जो है पॉलिसी लाती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है गवर्नमेंट, लेकिन एक भी जियो जो है ना आया नहीं है और एक भी जो है सर्कुलर या इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम लाई थी, CGTMSE के जो भी इस पे इंटरेस्ट लगेगा वो सिंगल ही नहीं दी है। CGTMSE में जाते हैं, MSME जाते हैं, बैंक में जाते हैं, बैंक वाले जो है उसका इतना हायर चार्जेस हैं, प्लस उसका जो क्रेडिट गारंटी फंड है वो इतना पैसा लेती है कि आदमी सोचता है यार ये तो फ्री नहीं होकर ये तो और ज़्यादा महंगा पड़ गया, इसलिए इससे तो बेटर है कि अपनी प्रॉपर्टी दे दो, मॉर्गेज करा के लोन ले लो। तो गवर्नमेंट की कथनी करनी में आप इंडस्ट्री पॉलिसी लाइए, उसमें जो भी आप जियो ला रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट तो कराइए कम से कम, खाली दिखाने में करने में बहुत अंतर होता है। तो बाकी सब लोग बहुत कह चुके हैं मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बट कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इंडस्ट्री जो है कीजिए, 5:30 बज चुके हैं। गौरव जी भी हैं हमारे साथ में। गौरव जी जुड़ चुके हैं साथ में। गौरव श्रीवास्तव सारांश में इनको भी समय दिए 2 मिनट का, 1 मिनट। अनम्यूट कीजिए गौरव जी फटाफट अपने आप को। गौरव जी को अनम्यूट करा जाए, गौरव जी को अनम्यूट कर दिया जाए। सौरभ सॉरी आई वाज ऑन कॉल, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन था क्या? सॉरी आई वाज ऑन कॉल तो मैं सुन नहीं पाया लास्ट। मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से कि अभी हमारे एक रिस्पेक्टेड मेंबर ने बताया कि हमें कंसल्टेंट्स की जरूरत है रेगुलेटर्स की नहीं। तो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत ही हाई एक्सपर्ट्स और एक्सपर्टीज वाले कंसल्टेंट्स को हायर कर रखा है। गौरव जी हमारे EY को रिप्रेजेंट करते हैं, MSME डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो सर सौरभ, हाँ सौरभ, इट इज मतलब आई एम वर्किंग ऑन द ODOP, सो आई कैन टॉक ऑन बिहाफ ऑफ ODOP ओनली। तो ODOP की कुछ चीजें पूछी गई थी, उसमें से एक चीज तो ये थी कि ODOP के एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट के अलावा अगर दूसरे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई बेनिफिट है तो नहीं मिलता है। तो बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि ODOP की जो स्कीम ही है वो जो यहाँ से नहीं जापान से स्टार्ट हुई थी, पर्पस ये था कि एक डिस्ट्रिक्ट का जो कला है, जो आर्ट है, उसको बचाने के लिए और उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिशन हैं, चाहे अपने यहाँ के चिकनकारी हो चाहे बनारस के सिल्क हो, उसको प्रिजर्व करने के लिए ODOP की स्कीम रखी गई थी। तो उस जिले के अगर दूसरे किसी प्रोडक्ट की बेनिफिट चाहिए, सब्सिडी चाहिए, ग्रांट चाहिए, तो उसके लिए दूसरी स्कीम है, लेकिन हाँ ODOP के तहत वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज रेखा जी का कहना था कि 75 प्रोडक्ट, तो थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, 75 नहीं 57 प्रोडक्ट थे और अभी 67 प्रोडक्ट हो गए हैं। और किसी ने कहा था जैसे कि वहां की बांसुरी है, बिल्कुल सही बात है, जब स्टार्टिंग हुई थी तो बहुत से गलत प्रोडक्ट चूज हो गए थे, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब धीरे धीरे जो कमियां थी शुरू में हो गई थी, क्योंकि जब कोई चीज लॉन्च होती है तो इतनी ज्यादा शायद पहले दिन में रिसर्च नहीं हो पाती है। अब जहां जहां पे लग रहा है कि प्रोडक्ट गलत है, वहां के DM स्तर से हमारे पास आ रहा है कि यहाँ के प्रोडक्ट सही नहीं है, उनपे हमारा चेंजेस है। इलाहाबाद का मूंज था, वहां पे भी चेंज हुआ, अभी बनारस में भी एक प्रोडक्ट ऐड किया गया, तो धीरे धीरे उस पर चेंजेस हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि कुछ कमियां रह गई हैं जिनको सुधारा जा रहा है। गौरव जी मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि ये जो आप सुधार करवा रहे हैं, इसमें कहीं इंडस्ट्री को भी कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं? इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके साथ इसमें? जैसे IAA का तो कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं आपकी ODOP स्कीम में, केवल जिलाधिकारी प्रैक्टिकल आदमी लिए हुए आप सुधार कर रहे हैं। पहले गलत हो गया, फिर सुधार कर रहे हैं, फिर उसमें सुधार कराएंगे, तो इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव तो लीजिए, प्लीज हमारी वॉइस भी तो लीजिए उसमें कि हमारी सलाह क्या है। पंकज भाई जी अपनी कोई बात कहना चाहें? प्लीज पंकज जी आप अपना आशीर्वाद दीजिए बच्चों को।
आवाज आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। पंकज जी अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अध्यक्ष जी को भी नमस्कार और जितने भी साथी लोग हैं सबको नमस्कार। देखिए बहुत ही अच्छी आज की जो चर्चा हुई है, बहुत बढ़िया हुई है। सौरभ जी ने बहुत सारे वैलिड पॉइंट, मैंने क्योंकि एक भेजा था अपना भी, कुछ व्यूज भेजे थे, ज्यादातर उसमें आ गए हैं जो आपने अभी सब चीजें बताई। कंप्लायंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन ऑफ एमएसएमई, और माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री को हमेशा से हम मीडियम के साथ जोड़ते जो आ रहे हैं। मेरे ख्याल माइक्रो और स्मॉल की एक अलग वो बना ली जाए क्लास, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो कि माइक्रो और स्मॉल के बिल्कुल अलग तरीके से टैकल किए जा सकते हैं आसानी से। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन है, चाहे पॉलिसी बने, चाहे कोई योजना हो, चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन है वो बहुत कमजोर है। और कभी कभी तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये पॉलिसी तो बन गई या ये योजना तो आ गई। जैसे ओडीओपी के अंदर ही अभी बात हो रही थी, ओडीओपी में जो एक्चुअल में जो बेनिफिट्स होने चाहिए थे, जैसे कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स का है और बहुत सारी चीजें हैं, वो पूरी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है, क्योंकि हमारे सभी साथियों ने, बहुत वरिष्ठ साथी थे, सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर दिया कि एक तो रेगुलेशंस को, जितने भी रेगुलेशंस हैं हम लोगों के, उनको प्रैक्टिकल बनाया जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें जो ऑब्सोलीट हो चुकी, लेकिन आज भी वो लॉस बने हुए हैं, रेगुलेशंस में अभी भी आ रहे हैं, और वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। एंड सेकेंड, जो इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन है, वो अगर जो हमारा कोऑर्डिनेशन ठीक हो जाए, आपस के दो विभाग हैं या दो डिफरेंट एरियाज हैं, उनके बीच में इम्प्लीमेंटेशन और जो कोऑर्डिनेशन है अगर जो वो प्रॉपर हो जाए, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी समस्याएं हमारी सॉल्व हो सकती है। और नेचुरली जो पॉलिसी बने या जो योजनाएं आए, उनका बिल्कुल ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेशन हो, तब हम लोग एमएसएमई यूपी के अंदर ग्रो कर सकती है। और उसके लिए आपने जो ये एक जो सर्वे किया हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत ही यूजफुल होगा हम लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर लगातार सरकार से वार्ता करते चले आए हैं, और इस गोष्ठी के माध्यम से तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे पॉइंट और निकल के आए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द टाइम अध्यक्ष जी, थैंक यू वेरी मच। दिनेश जी देखिए, अब मिशन में ये तो धन्यवाद का मतलब क्लोज करने की कोशिश कीजिए। सौरभ जी अपने कुछ बात कहना चाहें तो बताइए, अन्यथा प्लीज इसको हम एक आपकी इजाजत से कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देकर मैं जो है नीरज सिंघल जी को इनवाइट करना चाहूंगा फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। और नीरज जी कुछ बात कहना चाहें तो पहले वो अपनी बात कह दें। मैं सर धन्यवाद दिनेश भाई, डेफिनेटली मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। और एक थॉट ये है सौरभ जी, बहुत समराइज वे में, कि इज अवर सिस्टम इज गोइंग बैक टू फेडरलिज्म, ये एक सोचने की जरूरत है आज के समय में, जिस तरीके से आपने समस्याएं सभी की सुनी। और आर वी एंटरप्रेनर और पीजेंट ऑफ फीडल सिस्टम, ये दो क्वेश्चन के साथ मैं सौरभ जी को एक थॉट देना चाहूंगा। कहीं ना कहीं इस पे भी सोचना पड़ेगा आपको, जिस तरीके से सभी के गुबार निकल के सामने आए। आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना। मैं दिनेश भाई साहब आप कंक्लूड कीजिए, जिससे फिर मैं वोट ऑफ थैंक्स दे सकूं। मैं सर एक बात कहना चाह रहा था। बेसिकली यूपी में जैसे आपने स्टडी करा, एक बहुत अच्छी शुरुआत है ये हमारे लिए, या पहले भी होती रही होगी, लेकिन उसमें बहुत अच्छी बात हमें लगी कि आप शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले तो सब स्टडीज में जैसे आपने आज इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व करा, ऐसे हर पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, जिससे उसका एक प्रैक्टिकल शेप हम लोग अपनी तरफ से डिस्कस करके कह सकें। तो बहुत सी पॉलिसीज बन जाती है जिनमें कहीं पे भी हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, बाद में वो रिग्रेट्स में चली जाती हैं और इम्प्रैक्टिकल हो जाती हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा कि एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने स्टाफ को भी और लोगों को भी ट्रेन करे, साथ लेके चले, आगे बढ़े। इसी तरह से जितनी भी पॉलिसीज आती हैं, उन पॉलिसीज के साथ साथ कोई ना कोई नोडल ऑफिसर भी होना जरूरी है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो कि अपने जो जैसे पटवारी है, नीचे के जो रंग के नायक तहसीलदार है, एसडीएम लेवल के लोग हैं, उन तक ये बात पहुंचा सके कि ये कितना स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं, इनको इनके ऊपर अड़ंगे ना अटका के इनको कैसे क्लियर कराया जाए।
और उनमें कहीं ना कहीं सुविधा करी जाए। यहाँ पर गुजरात मॉडल के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजरात मॉडल स्टडी करेंगे कि यहाँ पर एमएसएमई बहुत तेजी से बढ़ी और बहुत अच्छा करती रही है, तो इसीलिए करती रही कि ऊपर से शेल्टर उन्हें प्रोटेक्शन मिली और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था या नहीं था, लेकिन मानसिकता जो जूनियर हायरार्की की है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स की है, उनको मानसिकता को भी पॉजिटिव किया गया वहां पर फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडस्ट्री सो दैट दे वर्क फॉर देम। तो बेसिकली इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, बाकी सारी बातें हमारे सीनियर ने बहुत अच्छी कही हैं। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं गैप इसीलिए है, अदरवाइज सरकार की बहुत अच्छी नीयत है, सरकार बहुत अच्छी पॉलिसी लाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जीरो हो जाने से वो खा खिचड़ी हो जाता है और इसीलिए फिर वापस सरकार में और हम में गैप बन जाता है। तो विद दिस नाउ आई रिक्वेस्ट माय सीनियर, पहले मैं 1 मिनट आप लोगों का बस समय और लूंगा, बस 1 मिनट और। ये जब स्टडी मैंने स्टार्ट किया था सर, अशोक सर खासकर आपको एड्रेस कर रहा हूँ इस विषय पे कि निश्चित रूप से जब आप लोगों का 40 मतलब 2-4 दशक का एक्सपीरियंस होगा, और मैं हमेशा अपने यंग्स जो हमारे साथ हम लोग काम करते हैं मैं बोलता रहता हूँ कि हम लोग की उतनी एज नहीं है जितना आप जैसे एक्सपर्ट्स का अनुभव होता है। तो आप लोग के अनुभव के आधार पे जो एक अंदर फ्रस्ट्रेशन है सिस्टम के लिए, जिसको कहा गया कि गुबार निकला, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि वो सारे पॉइंट्स मेरे पास है। मैं एक चीज का प्रॉमिस कर सकता हूँ कि वो पॉइंट्स को एक कोहेरेंट स्टोरी स्ट्रक्चर में, एक फॉर्मेटेबल, एक एनालिटिकल वे में वो निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मुझे दिक्कत सिर्फ इस विषय से है, मतलब इस चीज की मैं गारंटी आपको नहीं कर पाऊंगा कि उस पर आगे क्या होगा। मेरा काम जो है मुझे पुश करना, मैं पुश कर रहा हूँ। आपने बहुत सी स्टडीज आपने देखी होंगी, जो स्टडीज होती है कागजों पे हो जाती हैं, रिपोर्ट गवर्नमेंट को चली जाती है। मैं बैंकर्स को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, मैं एसोसिएशन को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, मैं अपनी स्टडी में मतलब जितने स्टेक होल्डर्स हैं मैं सबके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके व्यूज भी जान सकें। ये मेरा अपना अलग सोच नहीं था, मुझे ऐसा पढ़ाया गया है, हार्वर्ड में मुझे पढ़ाया गया है कि किसी की समस्या को अपने मन से ज्ञानी बन के सॉल्व मत करो, उसकी समस्या जाके पहले उससे पूछो, उसका समाधान उससे पूछो और उसको तुम एक एनालिटिकल व्यू में प्रेजेंट करो। तो मैं बस वही कोशिश कर रहा हूँ, मेरे प्रयास वही है कि आप सबकी बातें सुनूं, आपकी सबकी बातों को एक रिपोर्ट, एक एनालिटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं और सरकार को अनुरोध करूं कि जिस उद्देश्य, जिस विश्वास के साथ आपने मुझे स्टडी दी थी, ये उसका ऑब्जर्वेशन है, आप इस पे कुछ काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं वोट ऑफ थैंक्स में दिनेश भाई साहब अगर परमिशन हो तो वोट ऑफ थैंक्स करें। प्लीज, इट्स राइट टाइम टू पास द वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन जीएस साहब। सबसे पहले तो मैं सौरभ जी आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने अपनी स्टडी का जो टॉपिक लिया वो एमएसएमई फ्रेटर्निटी को कहीं ना कहीं ध्यान में रख के लिया। थैंक यू सो मच। मैं और कहीं ना कहीं जो आपने प्रेजेंटेशन हमारे सामने रखी उसमें जो 850 एंटरप्रेन्योर्स के इनपुट्स या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के जो इनपुट आपने उसमें लिए वो भी काबिले तारीफ थी। मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि अलग अलग मुद्दों पर बहुत अच्छे टच आपने किया अपनी प्रेजेंटेशन में। थैंक यू सो मच। और सबसे बढ़िया बात ये रही कि आपने डायरेक्ट इंटरेक्शन एमएसएमई के ट्रू एंटरप्रेन्योर्स के साथ करने की कोशिश करी। मैं ज्यादा बात न कहते हुए, शायद आपके पास बहुत सारे सुझाव, बहुत सारी समस्याएं और हमारा जो कष्ट है वो आपके सामने आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनको सही तरीके से सही जगह पे राइट प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएंगे। जैसे आपने शुरू में ही कहा कि कहीं ना कहीं आप 3 चीजों के बेस पे, टेक्निकली, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन, ये हार्वर्ड ने आपको सिखाया है, आपके कोच ने आपको सिखाया है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए व्हाट इज द सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच सौरभ जी। थैंक यू Gaurav, Big Alpha, and I would like to say thank you to all past presidents who have participated in this webinar. My special thanks to Central Executive Committee, all central office bearers, and not the last and not the least, my IAA head office, जितने भी सभी जनों ने सबने इसमें पार्टिसिपेट किया, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे फेस हमारे बनारस से, से, गोवा, इधर से, अपने मुजफ्फरनगर से सब जुड़े हुए हैं। आप सभी का धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। गाजीपुर से गाजियाबाद तक बोला करें भाई साहब। गाजियाबाद मैंने इसलिए नहीं बोला भाई साहब, कई बार ये होता है कि भाई नीरज तुम गाजियाबाद से हो तो गाजियाबाद से क्यों बोलते हो। गाजीपुर से देखते हैं, मुझे मतलब विशिष्ट यादव जी बैठे रहते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं और गाजियाबाद पे जाके खत्म होता है। लेकिन हमारे दिल्ली के भी काफी लोग इसमें जुड़े हुए थे। एनीवे अपने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मैं समझता हूँ एक जने हरियाणा के भी आए हुए थे इसमें बीच में। वेरी गुड, थैंक यू टू एवरीबॉडी। थैंक यू सौरभ जी फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना समय दिया मेरे अनुरोध पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।